तो फाइनली आप लोग का एग्ज़ाम हो गया और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग का एग्ज़ाम हो गया, क्योंकि ऐसे हमारे इंडिया में ना डॉक्टर की बहुत कमी है। तो अगर एग्ज़ाम इस साल ना होता तो बहुत दिक्कत हो जाता। बहुत अच्छा हुआ एग्ज़ाम हुआ। दूसरी बात यह है कि मैंने क्वेश्चन को देखा भी। क्वेश्चन जो आप लोगों को क्वेश्चन जो आया है ना इस बार नीट का, वो क्वेश्चन मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि थ्योरी प्लस फार्मूला बेस्ड है। आपको अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है और फार्मूला आपको अगर आता है तो आप उसको क्वेश्चन को बना के आइएगा ही। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है थोड़ा सा ट्रिकी है, वरना सब क्वेश्चन ऐसा है, मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा है जो फार्मूला बेस्ड है। आपको फार्मूला आता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यही हाल केमिस्ट्री का भी, यही हाल बायोलॉजी का भी है। ठीक है। लेकिन देखिए होता क्या है कि फिजिक्स थोड़ा सा हार्ड आता है, लेकिन इस बार फिजिक्स भी आसान है। तो मुझे लगता तो यही है कि 600 मार्क्स के आसपास इस बार कट ऑफ जाएगा। मे बी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन उससे कम तो नहीं होने वाला। ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए खैर अब जो होना था वो हो गया। आप जो बना के आए तो कोई बात नहीं, नहीं बनाया तो भी कोई बात नहीं। मैं कर रहा हूँ सॉल्यूशन 1 to 1 सारे क्वेश्चन का। कोड H3 है जो 2020 का क्वेश्चन, जो सॉरी 2020 का जो नीट अभी हुआ है 13 सितंबर को, उसका सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। ठीक है। कोड H3। तो हम अब चेक करते हैं। तो क्वेश्चन आया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये बोल रहा है कि कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई ऐसा हार्ड नहीं है, इसमें सिंपल एक लॉजिक है। आप अगर वो आता तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वो लॉजिक क्या बोलता है कि बी बी रॉय बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये बोलता है। बीबी रॉय एक आदमी है जो ग्रेट ब्रिटेन का है, जिसकी बीवी बहुत अच्छी है, वेरी गुड वाइफ। ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब इसमें आप कीजिएगा नंबरिंग 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या बोलता है। क्वेश्चन में ये रेजिस्टेंस है। अब उसका देखिए यहाँ बी क्या दिखाता है। ये बी बोलता है ब्लैक, ये बी ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वायलेट, और ये जी फॉर ग्रे, डब्ल्यू फॉर वाइट। ठीक है। आपको इतना आपको आना चाहिए। फिर से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। अच्छा अब देखिए इसमें करते हैं क्या। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिया हुआ आपको एक दिया हुआ रेजिस्टेंस है जो कुछ ऐसा है रेजिस्टेंस। ठीक है। वो रेजिस्टेंस कुछ ऐसा है। ठीक है। कुछ ऐसा है, जैसा है वैसा हम लोग बना देते थे। ठीक है। इस रेसिस्टेंस में ना कोडिंग है। क्या क्या हुआ, कोडिंग क्या हुआ, कलर कोडिंग। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैंड। ये फर्स्ट बैंड, ये सेकंड बैंड, ये थर्ड बैंड, ये फोर बैंड। ठीक है। देखिए हम लोग को पढ़ना जो सिलेबस में है ना वो पढ़ना 4 बैंड, 5 बैंड भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है। ठीक है। देखिए ये पहला बैंड है जो क्वेश्चन में कह रहा है, ये बोल रहा है येलो है, येलो। दूसरा बैंड बोलता है वायलेट। चौथा बोलता है ब्रॉन्ड। ये बोलता है गोल्ड। ठीक है। यही कहानी है, ये गोल्ड। अच्छा देखिए ये बैंड दिखाता है नंबर, ये दिखाता है डिजिट। ठीक है। ये भी दिखाता है डिजिट। ये दिखाता है 10 का पावर डिजिट। ये दिखाता है टॉलरेंस। ठीक है। खैर आपका आंसर इसी से आपका आंसर आ जाता है सारे क्वेश्चन का, उसके काम नहीं पड़ता है, इतने में आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। ठीक है। अब चेक करते हैं कि येलो के लिए कौन नंबर है। देखिए जो हम लोग कोडिंग किए, क्या कोडिंग किए, येलो के लिए क्या है 4, तो यहाँ लिखा 4। वायलेट के लिए कौन नंबर, देखिए तो वायलेट वायलेट यहाँ क्या है 7, 7 लिखा। अब ये ब्राउन, ब्राउन कहाँ पर है, तो फर्स्ट ब्लैक था, सेकंड ब्राउन था, ये सेकंड होता है ब्राउन। ठीक है। तो ब्राउन में कितना है 1। 1 जो है 1 कहाँ लिखेंगे, 1 लिखेंगे 10 टू द पावर में बन गया, कि ये जो डिजिट है वो लिखेगा पावर में, क्योंकि ये होता है मल्टीपल। तो 10 टू द पावर 1। ठीक है। अब ये तो टॉलरेंस है। ऐसे तो गोल्ड के लिए आपको याद ही होगा, गोल्ड के लिए होता है 5%, इसमें दिया हुआ भी 5% है। तो प्लस मैथ्स आप कह सकते हैं 5%, इसका कोई काम नहीं, इतने पर आपका आंसर आ जा रहा है 470 ओम। ऐसे कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1
इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ईजी है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो लाइए अगला क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टॉर्क पूछा, टॉर्क टॉर्क क्या पूछा, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन फोर्स 3 न्यूटन, ठीक है, एंड एक्ट ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 km। आपको देखिए क्वेश्चन भी एकदम बाबू क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन, हलवा। आर क्रॉस एफ होता है टॉर्क का फार्मूला, ठीक है। आर दिया हुआ कितना है आपका, आर तो दिया हुआ है, आर दिया हुआ कितना है 2k, ठीक है, और ये दिया हुआ कितना है फोर्स 3j, ठीक है। तो आपको याद होगा ना, आपको याद होगा ये वाला आई जे के, तो जे आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो आर क्रॉस एफ अगर करेंगे तो मतलब कि के क्रॉस जे, तो देखिए तो के क्रॉस जे क्या आएगा, के क्रॉस जे ऐसे चलने पर उल्टा आता है, ऐसे चलने पर सीधा आता है, मतलब कि ऐसे चलने पर ऐसे घूमेंगे तो आपका आंसर आता है प्लस में, ऐसे चलेंगे तो आपका आंसर आता है माइनस में। तो आप चल रहे हैं ऐसे, के क्रॉस जे आ रहा है तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो कितना लिखेंगे, -6i, ठीक है। तो देखा ऐसा कोई ऑप्शन है -6 आएगा, तो हाँ ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ला जाए क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस, प्रेशर 249 किलो पास्कल, ठीक है, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री, ठीक है। तो आपको वैल्यू ऑफ आर दे दिया, तो आपको याद होगा ये, अब तो ये तो आपको याद ही होगा, पी वी इक्वल टू होता है NRT, ये बच्चा वाला फार्मूला है, ठीक है, हर किसी को याद रहता है। आपसे पूछा है डेंसिटी, पूछा है कितना को डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी आपको होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये भी आपको आता होगा, ये होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम की अगर बात करें हम लोग, तो हम लिखा P, ये जो N है, N है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल क्या होता था, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो जो भी वेट है वो अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है। और ये आर को तो आर टू लिखे, टी को टी लिखे, टी होता है यहाँ पर, टी होता है केल्विन में, ठीक है, आपको ये बात याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से जो वी है ना, वी को उठा के यहाँ ले आइए, वी। अब देखें तो ये मास अपॉन वॉल्यूम जो आपको आ रहा है ये आपका है रो, तो रो, ये जो वैल्यू रो का है ना, तो इसको उठा के सबको कर दीजिए इस साइड, तो रो बराबर कितना आ रहा, रो प्रेशर मोलिकुलर वेट इनटू अपॉन आर इनटू टेम्परेचर। अब ये जो प्रेशर है वो दिया हुआ आपको है ना, प्रेशर दिया हुआ कितना है 249, और किलो है, किलो पास्कल, मतलब कि 10⁻3, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या दिया हुआ, मोलिकुलर वेट, और कौन सा एटम है, तो हाइड्रोजन एटम H2, H2 का कितना होता होगा एटॉमिक मास, एक का 1 होता है, 2 का कितना होगा 2 होगा, तो डेट लिखते हैं 2 ग्राम पर मोल होगा, तो ग्राम को करेंगे कन्वर्ट केजी में, तो गुना कर दें, एक करें मल्टीप्लाई 10⁻³ से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मल्टीप्लाई भी कर दिया, अपॉन क्या बोलते हैं, अपॉन आर, वैल्यू ऑफ आर दिया मैंने SI में 8.3 दिया हुआ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और अब रहा टेम्परेचर दिया हुआ, कि टेम्परेचर होता है केल्विन में, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ कितना सेंटीग्रेड में, तो आपको याद होगा टेम्परेचर का वैल्यू याद है 273 प्लस C याद होगा, ठीक है, C को जोड़ दीजिएगा इसमें, तो आपका आ जाएगा, तो C दिया हुआ कितना है 8.3, ठीक है, इनटू तो 27 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 300, ठीक है, 300 इसमें ऐड कर दीजिए आप, 27 डिग्री दिया हुआ ना टेम्परेचर दे रहा है, 27 डिग्री दे रहा है सेल्सियस में, उसको इसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा केल्विन में, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको हमको करना सॉल्व है, तो इसको सॉल्व कीजिए, इसमें तो कुछ ऐसा और कुछ है ही नहीं, इसमें कोई बड़ा बात। तो देखिए, तो ये इससे कट रहा है ना, इसको अगर काटे तो पहले देखिए, इसको पहले देखिए, +3 है, मैं देखिए ये दोनों आपस में उड़ गया, ख़त्म कहानी। अब ये बचा, ये देखिए, तो ये जो चल रहा है ऊपर, तो इसको देखिए, इसको इससे कर रहे हैं, तो ये आपका ऐसा हो रहा है 8, और ये हो रहा है 3, तो ऐसा हो रहा है 83, ठीक है, ये तो 3 से टाइम से कट गया, और इसका 100 बच गया, वो चल रहा को ऊपर, ठीक है, चल रहा को ऊपर, तो इंटू 2 भी है, और ये 2 चल रहा को ऊपर, ठीक है, 10⁻², ये चल रहा 100, ये 3 से कट गया, ठीक है, और नीचे में कितना है 80.3, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी उठा ले ऊपर, तो याद आएगा 10, तो ये इसको मार दिया
2, और ये कितना आ रहा है, ये आपका हो रहा होगा 2 × 10⁻⁻1, यानी कि 0.2, 0.2, 0.2 ऐसे कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन 3 0.2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो क्या बात है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, आ जाए, ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, टू सिलेंडर ए एंड बी इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड टू each other via stop cock and contains ideal gas at a certain temperature STP and pressure B is completely evacuated and the entire system is thermally insulated, the stop cock is suddenly opened, the process is, क्या होगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें आपके पास है दो सिस्टम है, ठीक है, मतलब चलिए मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए एक सिस्टम ये मान लीजिए, और ऐसे अच्छा तो ये होता, ठीक है, एक सिस्टम ये मान लीजिए, एक सिस्टम ऐसे मान लीजिए, एक यहाँ से यहाँ निकला है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास दो सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग लगा देते हैं कुछ स्टॉप कॉक मान लीजिए, ठीक है, जिसमें से ये दोनों आपका आपस में, एक बोलता है कि एस पर है, क्या बोलता है, एक कि एस है, और एक क्या बोलता है, एक बोलता है कि मतलब कि इसमें कह रहा है कि आप कर दिए हैं इवेक्यूएट, मतलब कि इसमें आप ये कह सकते हैं वैक्यूम में है, ठीक है, वैक्यूम में है, और बोलता क्या है कि आप पूरे को कर दिए हैं थर्मली कर दिए हैं इंसुलेट, मतलब आप इसमें कुछ कर दिए हैं, कुछ भी किए होंगे जिसकी वजह से इसमें आपका हीट नहीं जाएगा, नहीं अंदर से बाहर निकलेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, इसमें दिक्कत क्या है ना, दोनों ऑप्शन एकदम सेम सेम लग रहा है, जैसे कि बहुत बच्चे का इसमें गलती होगा, थर्मल या एडियाबैटिक, ठीक है। लग तो ये रहा है कि जब इसको हम खोल देंगे तो ये वैक्यूम में है, एस में है, यहाँ से यहाँ जाएगा, तो चूंकि इसमें आप कर दिया है, ये कर दिया है, मतलब कि इंसुलेटिंग कर दिया है, तो इसका टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए आप, एक जैसे ही आप इंसुलेटिंग कर दिया है ना, तो इंसुलेटिंग करने से बाहर का हीट अंदर नहीं आएगा और अंदर का हीट बाहर नहीं जाएगा। तो ये चीज़ जो है, ये डिफरेंशिएशन आपका एडियाबैटिक का है कि डो नॉट हीट चेंज नहीं होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है सिस्टम से सराउंडिंग का। और ऐसा थर्मल में ऐसा नहीं, ऐसा थर्मल में कहा जाता है कि टेम्परेचर है वो रहेगा कांस्टेंट, उसमें ये सब बात नहीं कहा जाता, उसमें सिर्फ कहा जाता है कि टेम्परेचर रहना चाहिए कांस्टेंट। लेकिन एडियाबैटिक में कहा जाता है कि जो हीट ट्रांसफ़र है या हीट चेंज है किसी बॉडी का, वो सराउंडिंग से और सिस्टम से जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस केस में राइट आंसर एडियाबैटिक होगा, क्योंकि आप इसको इंसुलेटिंग कर दिया है सराउंडिंग से और बाहर से, इसमें आपका कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होगा, इसलिए सही आंसर क्या होगा, एडियाबैटिक। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। और ऐसा थर्मल जो है वो भी सही होता है, लेकिन अगर ये ना होता तो, इसलिए इसका सही आंसर क्या है, एडियाबैटिक। टिक में रहिए, आगे बढ़िए यहाँ से, तो अगला क्वेश्चन लाया जाए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में बोल ये रहा है कि two particles of mass 5 kg and 10 kg respectively are attached to the two ends of rigid body of length 1 meter with negligible mass. The center of mass of system from 5 kg is nearly equal to, देखिए दो सिस्टम कह रहा है, एक कह रहा है कि एक ये है, एक ये है, एक बोलता है आपसे कि 5 kg है, एक 10 kg है, एक 5 kg है, एक 10 kg है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम कह सकते हैं आपके एकदम क्वेश्चन आया है, हलवा क्वेश्चन, हलवा, ठीक है। ये दूरी कुछ है, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं आर। तो बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि बताइए आपको निकालना ये है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम फ्रॉम 5 kg, 5 kg, ठीक है, सेंटर ऑफ मास COM, जहाँ से निकालते हैं, ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा कि जहाँ से निकालते हैं उसको उल्टा लेते हैं मास, ठीक है, उसको उल्टा क्या लेते हैं, मास। तो अगर निकालना 5 से है तो मास लेंगे ये वाला 10 ×
ठीक है, आर अपॉन सम ऑफ मास 5 इंटू 10, 5 प्लस 10 तो कितना हो रहा है देखिए तो, और आर दिया हुआ क्वेश्चन में ना, आर दिया हुआ कितना 1 मीटर है, और 10/15 तो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 5253, और चूंकि सेंटीमीटर मीटर में है हम इसको कहते हैं चेंज सेंटीमीटर में, तो ये कितना होगा देखिए तो, ये हो रहा है 6, तो लगभग ये आपका हो रहा है 67 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। जहाँ से सेंटर ऑफ मास निकालेंगे उसको उल्टा मास लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं तो 5 से बोला तो 10 मास लिया, 10 इंटू उसका दूरी दूरी अपॉन सम ऑफ मास, ये फार्मूला है, फार्मूला ऑफ सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, तो आपका कौन सा ऐसा ऑप्शन है देख लीजिए आप, आपका ऑप्शन 4 सही आंसर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आया बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए रे ऑफ इंसिडेंट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई इन वन सरफेस of a small angle prism with angle of prism A, ठीक है, and emerge normally from the opposite surface if the refractive index of the material of prism is mu, the angle of incidence is like पूछ रहा है आपसे angle of incidence, तो अगर आपसे पूछ रहा है angle of incidence, ठीक है, ये प्रिज्म में मान लीजिए, तो अगर आपसे पूछ रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस तो मतलब कि आपको यहाँ से आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा नहीं, और यहाँ से बोला कि कोई भी रे है, कोई रे है, ठीक है, कोई ऐसे गया, ऐसे जाके फिर ये ऐसे गया, फिर ऐसे बोला कि निकला है नॉर्मली, ठीक है, ये ऐसे गया, ऐसे कुछ कंडीशन है, बोल ये रहा, ठीक है, चलिए ये बोल रहा, तो ये तो आपका हो रहा है R1, ये हो रहा है एंगल ऑफ I, ठीक है, और ये बोल दिया आपसे एंगल ऑफ A, तो आपको इतना बेसिक तो आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में एकदम हल हुआ है। ये क्या होता है आपको याद होगा, देखिए ये यहाँ पर आपको ये भी याद होगा ना कि ये क्या था, ये आपका था R2, ठीक है, ये आपको याद होगा, ये था R2, तो आपको याद होगा A इक्वल टू था R1 प्लस R2, ठीक है। अच्छा, पहले हम लोग यहाँ लगाते हैं आपका ये, इसका दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया रहा है किसका, प्रिज्म का, पहले हम लोग यहाँ लगाते हैं आपका स्नेल लॉ, जहाँ से आ रहा है उस मीडियम का, जहाँ से आ रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एयर से आ रहा है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसका म्यू कितना होता है, एयर का 1 होता है, तो ये 1 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, ठीक है, ये बराबर होगा जहाँ जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन जो बना है एंगल नॉर्मल से कितना बना R1 तो R1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है कितना है आई, चूँकि आज सब क्वेश्चन में कह दिया ऐसा बोल दिया है कि सब स्मॉल है, सब स्मॉल है, तो साइन आई बोले या आई क्या है बात बराबर, तो हम लिख रहे हैं आई, यहाँ लिख रहे हैं म्यू R1, ठीक है, आपका आंसर आ गया आई इक्वल टू म्यू R1। जैसे लोग ऑप्शन में दिया हुआ है नहीं, ऑप्शन में ए हर जगह इन्वॉल्व है, तो मतलब कि आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा ए, तो ए के लिए आपको ए जो है उसमें आपका R2 भी आ रहा है, तो आपको R2 में लगाना आपका पड़ जाएगा, तो यहाँ लगा दिया इक्वेशन ऑफ वो, तो यहाँ से रे जा रहा है, तो रे जहाँ से जाता है ना, रे जहाँ से जाता है, ठीक है, उसका लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका म्यू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ, ये एंगल कितना है R2, फिर जहाँ जा रहे होंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ, ठीक है, यहाँ कितना आपका है, तो यहाँ एंगल 0 डिग्री तो 0, तो साइन 0 0 होता है, तो यहाँ से आपका साइन R2 बराबर 0, तो कितना है R2 0, तो यहाँ पुट किया वैल्यू ऑफ R2 कितना है 0, तो R1 कितना आ गया, R1 बराबर आ गया A, तो यहाँ पुट कर दिए A, तो I इक्वल टू कितना आया म्यू A, ये सेम ऐसे तो देखिए फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है कि जब एंगल स्मॉल रहे, जब ये नॉर्मल हो तो I बराबर म्यू A आंसर होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन में टिक मार लीजिएगा आप लोग कि कौन सा ऑप्शन होगा, म्यू A ऑप्शन 4 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे दिखाया जाए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बॉडी ऑफ वेट बेटर न्यूटन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट। क्वेश्चन भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, ये भी है फॉर्मूला बेस्ड है, तो बोलता है कि भाई हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब कि पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों बोल दे रहा है, सारे क्वेश्चन पता नहीं दे तो रहा है, करना तो है ही आप लोग को, चाहे दे या मत दे। अब देखिए, तो आपको एक तो याद होगा कि फार्मूला ऑफ वेट सरफेस पर जो होता है फार्मूला ऑफ वेट, वो तो होता है mgh, ठीक है, हमको पता है सरफेस पर कितना होता है वेट mgh, लेकिन जब जाएंगे ना हाइट पर, ठीक है, तो वेट का जो फार्मूला है चूँकि g होगा जी वैरी होगा, तो वेट भी आपका वैरी होगा, ठीक है। क्वेश्चन तो ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, हाइट पर गया तो वैरी होगा, तो वो उसमें हम लोग कहेंगे हम लोग कहते हैं जी इफेक्टिव, क्या बोलते हैं जी इफेक्टिव बोलते हैं। अब जी इफेक्टिव का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो कितना बोलता है R/2 पर गया, ठीक है, R/2 पर गया है ना, ठीक है, तो
हाँ, तो ये कितना वैरी होता है, तो ये वैरी होता है ये जो एक्चुअल है वो अपॉन 1 + h/r टाइम्स ये वैरी करता है। ठीक है, हाइट, जब हाइट रेडियस के कंपेयर में कुछ होगा तो क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में बोला जो हाइट है वो r/2, रेडियस से आधा गए आप, अर्थ से ऊपर गए, तो क्या होगा, सिंपल है, इसका वैल्यू जो दिया ना क्वेश्चन में क्या दिया, कितना बोल दिया है, ये बोल दिया है 72 न्यूटन बोल दिया वेट है सरफेस पर, तो इतना पर क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या देखें, तो यहाँ देखें, तो यहाँ देखें हम लोग कर रहे हैं ये कितना है, तो 72, इसको 72 पुट कर दीजिए, यहाँ देखिए 1 + r, आर का एक का वैल्यू कितना r/2, तो यहाँ पुट होगा r/2, तो r सारा आपका कैंसिल होगा, तो होगा 1/2, तो 1 + 1/2 का स्क्वायर, तो 72 अपॉन ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4, 4 चल लगा ऊपर, 9 6 9 8 जब, और 8 4 जा 32। ठीक है, कितना था 72, देखिए ऐसे कोई ऑप्शन है, ऐसा कोई दिया आपको ऑप्शन 32 ऑप्शन, तो ऑप्शन 3 दे रहा है आपको, 3 इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आजा, ठीक है, बच्चे को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है आयरन रॉड ऑफ सब्सटिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड 1200 एम्पियर पर मिलीमीटर, द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द रॉड इज कितना होगा। देखिए इसमें एक तो आपको वैल्यू ऑफ म्यू नॉट दे दिया, इसका काम यूज़ होना था, ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया, दे दिया। तो एक आपको आना चाहिए फॉर्मूला ऑफ म्यू, देखिए क्वेश्चन में पूछा आपसे म्यू एम, मीडियम का पूछा है कितना होगा परमेबिलिटी, ये बोला, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी। अब जो म्यू आर है इसका जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ सब्सटिबिलिटी वो होता था, मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, क्वेश्चन में तो दिया है ना, ठीक है, हाँ मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने क्या पढ़ाया है, इसका जो वैल्यू होता था वो होता था जीटा +1, मैंने आपको लिखाया था वैल्यू ऑफ जीटा म्यू और -1, तो अब यहाँ छोटा उसको उठा के यहाँ ले आए, तो भी एक फॉर्मूला ही है, ठीक है, तो यहाँ आपको दिया हुआ वैल्यू ऑफ जीटा 599 दिया हुआ, डेटा होता था मैग्नेटिक सब्सटिबिलिटी +1, तो ये कितना हो गया, ये आपको हो रहा है 600। ठीक है, चलिए काम खत्म। आपसे पूछा वैल्यू ऑफ म्यूम, तो म्यू नॉट आपको दे दिया, म्यू नॉट दिया है कितना, देखे तो म्यू नॉट दिया है 4 पाई 10⁻⁻7 इंटू, ठीक है, म्यू आर कितना आपका आया है 600। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है, तो 6 4 24, 24 का 2 ऑप्शन है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या आंसर होगा। 6 4 24, तो 24, तो ये 24 यहाँ आ गया, और ये 2 जीरो से यहाँ पर 24 पाई, और 2 जीरो से यहाँ पर आपको हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁻5। ठीक है, -5। अच्छा, यहाँ से अगर देखा जाए तो -5 बचा। अच्छा, ऑप्शन में 2 पॉइंट है, तो पॉइंट लाएंगे यहाँ भी, तो पॉइंट लाएंगे यहाँ भी, तो यहाँ पर लाएंगे पॉइंट है, तो इसमें से एक जीरो निकाल लेंगे तो आ जाएगा पॉइंट, तो यह ऐसा हो जाएगा 2.4 पाई 10⁻⁻4। देखिए ऐसे कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ठीक है, सही, ऑप्शन 2 दे रहा है, सही है। ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन फार्मूला था, बहुत हलवा क्वेश्चन था, हलवा। ठीक है, दिखाया जाए बच्चों को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि बोलता ये है कि द फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही ऑप्शन सही है। तो पहले आपको मैं थोड़ा सा कराता हूँ रिवीजन, ज़रा सा रिवीजन कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन की आपको ज़रा सा भी अगर याद होगा ना, तो याद होगा, तो आपको इतना बात याद होगा, ठीक है, इतना आपको याद होगा। अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो, और नहीं याद होगा तो फिर अलग सी बात है, ठीक है। चलिए, अच्छा मान लीजिए कि देखिए ये आपका होता है, एक यहाँ पर होता है बैरियर, और एक यहाँ पर होता है बैरियर, यहाँ होता है बैरियर। हम मान के चल रहे हैं कि इसको मान रहे हैं एन पी एन, हो सकता है कि पी एन पी भी हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या ना कि जो ट्रांजिस्टर है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ 3 डायोड्स, एक ये और एक ये, मतलब कि कह सकते हैं आप ये है कि होता है इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 डायोड मिली यूज़ होता है, एक एन पी एक ये, और एक पी एन एक ये। एक होता है, एक को बोलते हैं आपका इमीटर, एक को बोलते हैं कलेक्टर, एक को बोलते हैं बेस।
होता क्या है कि हम लोग जो इमीटर्स है ना, करंट खूब निकालते हैं, इसको डोपिंग करते हैं काफ़ी हाई, इसको डोपिंग करते हैं इससे कम, इसको करते हैं हम लोग है एवरेज, इसको करते हैं हम लोग है वेरी लो। इसका काम बस इतना ही है कि सपोर्ट करना और करंट को अपने पास लेके जाना, बस इतना ही, और उसका कोई खास काम नहीं होता है। तो इसका लेयर भी बहुत थिन होता है और डोपिंग भी बहुत लो होता है। ठीक है, इसका डोपिंग हाई होता है, इसका डोपिंग होता है मॉडरेट, इसका डोपिंग वेरी लो होता है, और ये पतला होता है। और वो ये इसके मुकाबले में दोनों आपका चौड़ा होता है इसके इसके कंपेयर में। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, बिल्कुल सही, वेरी थिन होना चाहिए। और डोप होना चाहिए डाइटली, लिखा रहा है कि डाइटली होना चाहिए डोप, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं इसमें कुछ और भी क्या बोलता है। ऑप्शन 2 में बेस इमीटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, गलत। डोपिंग सेम कहाँ है, इसका इसका डोपिंग होना चाहिए बहुत कम। अच्छा, ऑप्शन थर्ड आइए, बेस इमीटर कलेक्टर शुड हैव वेरी सेम साइज, ये गलत, इसका साइज छोटा होना चाहिए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए, इन लोगों का साइज, ये भी गलत। फोर ऑप्शन, बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन और फॉरवर्ड वाइज, गलत। एक होता है फॉरवर्ड, एक होता है रिवर्स, ये कलेक्टर हमेशा होता है रिवर्स, ये हमेशा होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस ये होता है रिवर्स बायस। चलिए ठीक है, ये भी गलती। तो कौन सही, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। आज से आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द लाइट विद एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर फॉल ऑन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस हैविंग सरफेस एरिया था, ठीक है। द एनर्जी रिसीव बाय द सरफेस ड्यूरिंग द टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, मतलब इसमें यूज़ हो रहा है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का यूज़, फ्लक्स के लिए आपको पता होना चाहिए पहले तो इंटेंसिटी को ही फ्लक्स बोलते हैं। देखिए क्या होता है, कहानी ये होता है कि देखिए आई इक्वल टू होता है पावर ऑन यूनिट एरिया, इसको ही बोलते हैं इंटेंसिटी। तो जो क्वेश्चन में दे रहा है इसको इसको इंटेंसिटी को फ्लक्स से भी दिखा करते हैं। तो ये देखिए जो क्वेश्चन में दे रहा है ना 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, असल में ये इंटेंसिटी का वैल्यू है। ठीक है, अच्छा पूछा क्या चीज़ आपसे, एनर्जी। तो कैसे आएगा एनर्जी, तो हमको पता है ना पावर का जो वैल्यू होता है वो होता है ना ये एनर्जी बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। और ये तो है ही पहले से। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है एनर्जी, तो कितना होगा एनर्जी, आई ए टी। ठीक है, इसको उठा के यहाँ कर दीजिए, आपका एनर्जी आ गया। अब आई दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको आई दिया हुआ है, आई दिया हुआ 20 वाट, 20 वाट। ठीक है, पर सेंटीमीटर, पर यहाँ सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर होगा, उसको हम करेंगे डिवाइड 100 से, स्क्वायर में दो बार आएगा 100, तो दो बार 100 आएगा, तो ये कुछ देखिए कुछ ऐसा होगा 1/100, 1/100। ठीक है, इसको करेंगे कन्वर्ट, तो इसको करें कन्वर्ट आई को। ठीक है, अच्छा ये तो आपका हो गया आई। और बात करें हम लोग फिर एरिया, कितना है एरिया, एरिया बोलता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी करेंगे कन्वर्ट, इसको भी करेंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड कैसे होगा 100 से, 100 से। और टाइम किसमें टाइम बोलता है मिनट, तो इसको करेंगे सेकंड में, तो होगा 60 सेकंड। ठीक है, ये से ये उड़ गया और इसको इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या आंसर आ रहा है, 4 24 24 10⁻3। ठीक है, कोई ऐसा है, तो ऑप्शन 4 जूल में है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट इतना, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट पॉइंट एट डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल द सिचुएटेड एट अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डाइपोल एक्सिस। मतलब कहने का ये है कि देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको थोड़ा सा याद होगा ना डाइपोल का कहानी, तो डाइपोल में वहाँ पर होता था एट जनरल पॉइंट, यहाँ में जनरल पॉइंट नहीं होता। क्यों जनरल पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसमें एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पर जो आंसर आता था वो आता था 0, प्लस की वजह से माइनस की वजह से दोनों करके 0 होता था। यहाँ पर सिर्फ आता था आपका एक्सियल से आंसर। ठीक है, और जो एक्सियल का आंसर था वो था के पी बाई था आर स्क्वायर। ये था आपका कि वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, क्या था के पी बाई आर स्क्वायर। अब इसका हम ले लेंगे, इसका अगर ले लेंगे किसी मान लो कि माइनस है और ये प्लस है, और मान ले कह रहा है कि किसी एंगल पर, तो के पी बाई आर स्क्वायर किसी कितना एंगल बोला 60 डिग्री, इसका ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे हम लोग कंपोनेंट इसके अलॉन्ग के लिए। तो इसका आंसर अगर इसका आंसर अगर पी है तो इसके अलॉन्ग कितना होगा, इसके अलॉन्ग होगा पी कॉस थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा के पी कॉस थीटा अपॉन
डिस्टेंस, ठीक है, एन है और तो कुछ नहीं बोल रहा है, के पी बाई ठीक है। अच्छा हाँ, के पी बाई आर स्क्वायर, इसका इसका ये फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, ठीक है, बस एंगल लेगा आपका आंसर आएगा। वहाँ पर इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता था, वोल्ट में ऐसा होता है। अब के कितना होता है, तो के होता है 9 × 10⁻⁹। पी कितना दिया हुआ, पी तो आपको डायपोल मोमेंट तो दिया हुआ था ना, 16 इंटू दिया हुआ 9 है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.6 का स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ होगा एंगल, कॉस 60 कितना होता है, √3/2, सॉरी कॉस 60 होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे थे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या अगर हो रहा था, ये से ये उड़ गया, ये हो गया आपका 8, और ये दोनों उड़ गया, इसको उठा के यहाँ लाइए, इसको उठा के यहाँ लाइए, यहाँ आ गया 100, ठीक है। और देखिए तो कुछ उड़ रहा है, ये उठा, ये 8 हो गया, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3 जा 9, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, कितना आ रहा है 2, ठीक है। 2 वहाँ पर कितना 200, तो यार 200 वोल्ट, ठीक है। ऐसा कोई और लिखे तो ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। कुछ नहीं यार, सिंपल फार्मूला है, पर ये सब तो करना नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना था, के पी बाई के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फार्मूला है जनरल पॉइंट डायपोल का, ठीक है, पोटेंशियल के लिए। अगला क्वेश्चन लाया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इफ इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद द वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकंड, द हाइट ऑफ टावर इज। देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि टावर है, ठीक है, ये टावर है, टावर है, यहाँ से कोई बॉल को थ्रो कर दिए, ठीक है, थ्रो कर दिए, थ्रो जो किए हैं, तो यू जो है ना इनिशियल, क्योंकि थ्रो किए हैं, ड्रॉप नहीं किए हैं, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतना बोलता है। अच्छा, जब हीट किया है, मान ली ग्राउंड है, ग्राउंड है, जब ये बॉल हीट किया है, इस वक्त कितना है आपका, बोल रहा है 80 मीटर पर सेकंड। उसको निकालने का बहुत तरीका है, ठीक है, आप टाइम निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, फिर वहाँ से आप निकाल लेंगे हाइट, यूट्यूब पर हाइट, उसका बहुत तरीके कैसे भी निकाल लिया, बहुत क्वेश्चन ईजी है। तो इसमें आपको इनिशियल दिया हुआ, फाइनल दिया हुआ है, ठीक है, और ये हाइट पूछा है कितना होगा h, तो u दिया हुआ, v दिया हुआ है, और आपको पता है कितना होगा एक्सेलरेशन g, तो इसमें क्या लगाएं, u पता है, v पता है, g पता है, h निकालना, कौन सा लगाएं, कौन से इक्वेशन मोशन यहाँ लगेगा, तो इक्वेशन मोशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लगेगा, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh, लगा दिया, आंसर आ गया, v स्क्वायर u स्क्वायर 2gh। हम ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ ही है और तीनों इसमें दिया हुआ है। आप पूछा h, तो कितना होगा h इसको देखिए, h इक्वल टू होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v कितना है फाइनल 80 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है, ये 2g 2 × 10, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो ये कितना होगा, ये आपका होगा 64 और ये होगा 400 अपॉन 2 × 1, ठीक है। ये कितना, ये आपका हो रहा है लगभग आपको हो रहा है 6, लगभग नहीं एग्जैक्ट, ठीक है, 6000, और ये 2 × 10, तो 10 इंडियन से उड़ गया, ये हो गया 303, ठीक है, तो कितना आया 300। तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है h 300, तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। ये सब एकदम बच्चा लोग क्वेश्चन है यार, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 9 का क्वेश्चन है ये सब है। अच्छा अगला बच्चों को दिखाया जाए, देखिए इस क्वेश्चन क्या बोलता है, ए रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ ए मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर इन द रेशियो 3:2, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, देन द लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस वायर कितना होगा। देखिए क्वेश्चन कहाँ से पूछा, क्वेश्चन पूछा फ्रॉम मीटर ब्रिज, तो आपको याद होगा मीटर ब्रिज में क्या कहानी था
कि एक होता था रेसिस्टेंस, ठीक है, और एक दिया हुआ रेसिस्टेंस, ठीक है, और एक रेसिस्टेंस नॉन रेसिस्टेंस होता था मीटर बेस में, आपको याद होगा, यहाँ भी दिया हुआ नॉन रेसिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, और ये एक क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 ओम है ये, ठीक है, कोई बात नहीं, 10 ओम हो सकता मे बी 10 ओम। इसको मैं यहाँ से यहाँ जोड़ दिए, तो ये लेंथ बोलता है क्वेश्चन में कि L1, ये लेंथ बोलता है L2, ठीक है, ये बोलता है L1, ये बोलता है L2, और तो लगा देंगे जॉकी, ठीक है, जॉकी, इसमें लगा देंगे गैलोमीटर, गैलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या बोलता है कि ये जो L1 L2 है, L1 L2 का जो रेशियो वो दे दिया, जो कह रहा है। अच्छा, इसमें मान लीजिए चल इसमें आप लगा दो कोई बैटरी भी, आपकी मर्जी लगाना, लगा भी सकते हैं, नहीं भी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि L1/L2 बोलता है 3/2, ये रेशियो दे दिया 3/2, ठीक है। सोचिए जब गैलोमीटर का रीडिंग 0 आता है तो क्या होता था, इसका रेशियो आपस में दोनों क्या होता है, दोनों आपस में बराबर होता है, यानी कह सकते हैं कि R/L1 ये इक्वल टू होगा कैसे, फ्रॉम वी टू ब्रिज से भी आपने पढ़ा है 10 ओम अपॉन L2, ठीक है, कुछ तो ऐसा होगा। अच्छा, अब करे बात, तो ठीक है, हाँ, तो हम इसको उठा के यहाँ ले आते, देखिए इसको उठा के यहाँ लेके चल जाते हैं, यहाँ इस साइड में, तो जब इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, देखिए तो R बराबर 10 इंटू L1/L2, और L1/L2 का वैल्यू आपको दे दिया है, कितना दिया है 3/2, 3/2, तो इसको हम कह सकते हैं 5, तो ये कितना आपका आया, ये आया 15, रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस ये कितना है, ये आपका आया 15 ओम आया, ठीक है, यानी कि अच्छा कि 15 ओम आया, L1 का जो आया। अच्छा, और करे बात तो हाँ, जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, वो दे दिया है, ये रेसिस्टेंस जो नॉन रेसिस्टेंस था ये दे दिया है 1.5 मीटर दे दिया है क्वेश्चन में दिया है सब चीज़, ठीक है। तो आप हम तो इतना कर रहे हैं, आपको थोड़ी इतना करना है, आपको तो डायरेक्ट आंसर निकालना था, ठीक है। तो ये अपना है 15 ओम, सोचिए, और क्वेश्चन पूछा ये है कि 1 ओम रेसिस्टेंस में लेंथ कितना होगा, तो आप देखिए 15 ओम रेसिस्टेंस इसका आया, इसका 15 ओम आया, तो 15 ओम आया, लेंथ कितना है, लेंथ है 1.5 मीटर, तो 1 ओम में कितना, तो 15 में इतना, तो 1 ओम में कर लीजिए डिवाइड 1.5 अपॉन इतना, ये हटेगा तो यहाँ 10 आएगा, तो कितना आपका हो रहा है, आपका हो रहा है जाकर 1/10 यानी 0.1, कितना हो रहा है 0.1, तो 1 ओम में हो रहा है 0.1 मीटर, ठीक है। 1 ओम में इतना लेंथ आ रहा है, यही क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। देखो तो 0.1 मीटर कहीं पर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ ऐसे कुछ ढंग से, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 लिखा हुआ था ये, तो 1/10 लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर हो जाएगा -1, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन देखे, तो ऐसा ऑप्शन हमको तो मिल गया है, आपको ही मिल गया होगा ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, यूरेनियम आइसोटोप्स, ठीक है, 235 बम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन इटोनेट क्रिप्टन, ठीक है, वो क्या है, देखिए सिंपल है यार, इसमें कुछ और है ही नहीं, जैसे कि तब अच्छा वाला क्वेश्चन है, 235 है, 235, ठीक है, तो 235 A92 है, ठीक है। अगर आपको इसमें करें कि आप लायक न्यूट्रॉन उसको ऐसे करा बम्बार्ड, तो ऐसे सिंपल यार, इसमें बनता है क्रिप्टन और बनता है बेरियम, और क्वेश्चन बोल दिया कि बनाती न्यूट्रॉन भी, ठीक है, हालांकि इसका काम भी नहीं, इसी से आपका आंसर आ जाता है। ये सिंपल फार्मूला हर किसी को आता है, 9th में पढ़ना होता है, एकदम हलवा है, ठीक है। और अगर फिर भी तो जो क्रिप्टन है इसका होता है 36, मास होता है 101, जो बेरियम है इसका होता है 56 और मास होता है 144, ठीक है। ये सब दिया हुआ, ऐसा नहीं कि आपको याद करना पड़ेगा, दिया हुआ। सोचिए इसमें सारे ऑप्शन को चेक कीजिए आप,
उसका सम आना चाहिए 92, 92 यहाँ 92 यहाँ आना चाहिए। कि देखिए तो इसमें ऐसा है, देखिए तो आप कीजिए तो ऐड 5 8, तो ये आपको हो रहा है 92 है। और कोई जोड़िए आप, 92 किसी में नहीं हो रहा है, ना जिरकोनियम में हो रहा है, ना क्रिप्टम खुद में हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा। तो कॉमन सी बात है कि भाई यही ऑप्शन ऑप्शन में आपका जो बेरियम ही आंसर होगा। ठीक है, वैसे आप याद कर लीजिए ये फॉर्मूला कहाँ होता है, ये आपको होता है एटॉमिक बम में भी यही होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो कुछ ऑप्शन है उसको टिक मान लीजिए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आया। ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए। ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं, लॉन्ग सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर लेंथ है, हैविंग द 100 टर्न्स, कैरी द करंट 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड सेंटर द सोलेनोइड इस कितना होगा। इसका फार्मूला बहुत सिंपल, जो आपको आना ही चाहिए, इसका फार्मूला होता है बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई। ये फार्मूला होता है जहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये होता है आई। अब इसमें आपको सब कुछ तो दे ही दिया, आपको आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ मी नॉट वो दे दिया। वैल्यू ऑफ मी नॉट होता है 4 पाई 10 टू द पावर, ठीक है, -7 ये दे दिया। वैल्यू ऑफ एन नंबर ऑफ टन्स वो दे दिया है ना, दिया 100 टन्स। ठीक है, अच्छा देखिए तो ये दे दिया ना लेंथ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम करें कन्वर्ट मीटर में, तो हम भाग करें इसको 100 से, तो 100 भाग किया है तो 100 चल लगा ऊपर। ठीक है, और क्या है, आई देखिए आई दिया मैंने, आई दिया कितना 2.5। ये जोड़ा उसको उड़ाइए, जो बचा उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ से 10 आया, 25 दूना 50 हो गया, ये आपका आया 50 आया, यहाँ से ये उड़ गया, तो यहाँ बचा 5, और 5 4 द 20 हो गया, 20 पाई, और 20 पावर -7, और ये 100, तो ये जगह -5। ठीक है, तो देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा, पाई का वैल्यू पुट कर दिया है, पाई अगर पुट कर देगा इसे, इसको हटाइए। ठीक है, तो 2 इंटू पाई 20 पावर -4। ठीक है, इसको जीरो को इसको यहाँ कर लिया इस्तेमाल। अब पाई का वैल्यू होता था 3.14, तो ये ऐसा होगा 6.28। ठीक है, इंटू करने के बाद 6.2 10 पावर -4। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या हुआ, तो ऑप्शन 2 में देखिए तो आपको साफ साफ लिखा हुआ 6.2। हाँ ठीक, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन आया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज कितना होगा। देखिए मोनोटॉमिक गैस ऐसे बोलते हैं जो हर जगह पर, मतलब कि या एक्स में वाई में हर जगह पर वो मूव हो जाता है। ठीक है, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ना, ट्रांसलेशन वो सब मिला के वो 3 हो जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सिंपल है, इसका फार्मूला ऑफ पूछा थर्मल एनर्जी का, तो थर्मल एनर्जी का फार्मूला होगा 3/2 के बी। ई भी फार्मूला है, इसमें कुछ और है ही नहीं। यहाँ के बी क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी क्या, टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो केल्विन में होता है, ये आपका हो गया आंसर। कौन सा आंसर देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत ईजी, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स इन अ वाटर rises in it to height h. The mass of water in capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2r is immersed in a water. The mass of water will be rise in this tube कितना होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कैपिलरी ट्यूब का एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम समझिए फार्मूला बेस्ड है। कि कैपिलरी ट्यूब में जब आप पढ़ा होगा रिवीजन में, मैं आपको थोड़ा सा करा रहा हूँ कि जो मास है ना, जो मास है वो रेडियस से होता है प्रोपोर्शनल। ठीक है, किसमें, कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा बहुत याद होगा। अब प्रोपोर्शनल होता है, तो सोचिए कि अगर जब r ग्राम है, r रेडियस है, तो 5 ग्राम है, तो 2r में कितना होगा, 2r में 10 ग्राम। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ऑफ 10 ग्राम, तो ऑप्शन 4 10 ग्राम है, सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, क्वेश्चन आया जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है
कि द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितना होगा। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि जो इंटेंसिटी है वो एनर्जी से होता है प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ऐसे तो याद रख लीजिए कि भाई स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वही करता है मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है। तो रेशियो किसका बन ही आएगा, फिर भी आपको हम करके दिखा रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो है ना वो प्रोपोर्शनल होगा किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, और जो एनर्जी डेंसिटी है, डेंसिटी इसको हम डेंसिटी भी कह सकते हैं, ई डी बोलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बोलिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो होता है हाफ ई नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलिए ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये फार्मूला होता है। दोनों को ले लेते हैं रेशियो, ठीक है। तो इसका रेशियो लेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। हम बी भी लिख दिया, डेंसिटी ए डी फॉर डेंसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब ये ई फॉर एनर्जी, ठीक है, और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसका ले रहा है रेशियो, तो देखिए कितना होगा इसका रेशियो। तो आप देखिएगा तो ई डी यानी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपॉन ई डी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, देखो तो क्या आने वाला, तो हाफ पर मीटर कट जाएगा, ई नॉट रह जाएगा, ई बाई बी रह जाएगा। तो कुछ देखें तो कुछ ऐसा होने वाला है कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ठीक है, 1/2 कैंसिल हो जाएगा और बी रह जाएगा नीचे और म्यू नॉट चल जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपको एक तो थोड़ा सा फॉर्मूला और भी होगा, आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है सी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड, सी फॉर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों ने कहाँ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये रिलेशन होता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। अच्छा था, अब इसमें हमको निकालना रेशियो, तो आप बी को कीजिए कन्वर्ट या ई को कीजिए कन्वर्ट, ए कितना होगा बी सी, तो यहाँ लिखिए बी सी, तो हम लिख रहे हैं ए डी बराबर अपॉन ई डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देखिए तो ये कितना होगा, तो हम कह सकते हैं इक्वल टू कि बी ई इक्वल टू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर इंटू म्यू नॉट भी है अपॉन बी भी है, तो बी से बी स्क्वायर कैंसिल उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा ई नॉट इंटू म्यू नॉट। अच्छा, अब यहाँ बचा सी स्क्वायर, तो आपको ये भी याद होगा, वैल्यू ऑफ सी भी पढ़ा होगा आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इसका होता था म्यू नॉट इंटू ई नॉट, ये भी याद होगा आप लोग को थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब यहाँ बचा सी स्क्वायर, इसके बाद हम डाल रहे हैं, ठीक है, रूट में करेंगे उसका, तो रूट आपका हट जाएगा, तो होगा ई नॉट इंटू म्यू नॉट, तो उड़ गया, मार दिया, क्या आंसर आया 1। तो इसका रेशियो कितना आया 1:1, ठीक है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है 1:1 का, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आया जाए और बच्चे को दिखाया जाए। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, क्या अज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर कमिंग फ्रॉम द स्टार, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप। तो देखिए सिंपल फार्मूला है यार, इसमें कुछ है ही नहीं, सिंपल फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का ऐसे कह सकते हैं, रेजोल्यूशन निकालना आपको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का कितना होगा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका होता है क्या ना, इसका फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला 1.22, 122 1 पॉइंट है असल में यहाँ पर है, लेमडा बाई ए, ये फार्मूला होता है। ए होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट जो आ रहा है, ए क्या होता है डायमीटर, ए कहें या डी कहें दोनों सही है, ठीक है। डायमीटर किसका, तो जो आपका इसका होता है, जो होता है ना आपका ऑब्जेक्टिव, उसमें जो लगा होता है टेलीस्कोप में, उसका डायमीटर, ठीक है। चलिए, अच्छा अब क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ क्वेश्चन में देखिए तो दोनों आपको दिया हुआ है, तो दिया हुआ तो देखिए करते हैं पुट अप, तो 1.22 क्या दिया हुआ आपका वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, ये दिया हुआ 600 नैनोमीटर में, इसको कहिए कन्वर्ट किस में मीटर में, तो कितना हो 10⁻⁹। अच्छा, अपॉन ए क्या होता है डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ 2 मीटर, तो मीटर में है, इसमें तो कन्वर्ट करेंगे नहीं। देखिए यहाँ से यहाँ ये से ये उड़ गया, ये उड़ गया आपका, तो देखिए तो ये 100 इसको दे दीजिए, तो हो जाएगा 10⁻⁷ और ये हो जाएगा 3,
ठीक है। तो 3 से इसको इंटू कर लीजिए और इसको यहाँ दे दीजिए, तो 6, हाँ तो मुझे 6 3, ठीक है, 3 ये हो गया, और यहाँ दिया तो 10 पावर हो गया -7 रेडियन, ठीक है। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, क्योंकि इसको बोलते हैं रेडियन में, बोलते हैं रेजोल्यूशन को बोलते हैं रेडियन में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है 10⁻6 36, हाँ, तो ऐसा ऑप्शन नंबर 2 सेम ऑप्शन है, तो ऑप्शन 2, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ से आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन आ जाए, बच्चों को दिखाया जाए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वायर ऑफ लेंथ एल, एन एरिया ऑफ सेक्शन इज ए, ठीक है, हैंगिंग फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, ठीक है, द लेंथ ऑफ वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड, एक्सप्रेशन फॉर यंग मॉडुलस। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन, ठीक है, यंग मॉडुलस को दिखाते हैं ऐसे, ठीक है। ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दोनों ही चीज़ रेशियो है। ये रेशियो है फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, ये इसका है, और ये है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का, ये है। इसको कर दीजिए ऊपर, तो कितना होगा, फोर्स इंटू लेंथ ए इंटू चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ क्या बोलता है कि पहले फ्री इंट था तब तो लेंथ एल है, ये बोलता है, ठीक है, तब तो लेंथ एल है, लेकिन कह रहा है कि जब अब इसमें मास हैंग किया था इस वायर में, तो उसका जो लेंथ है वो L1 हो गया, तो फाइनल लेंथ L1 हो गया, तो इनिशियल लेंथ आपका L है, तो L1 माइनस L, ठीक है, L1 माइनस L। देखिए तो कोई ऐसा ऑप्शन है, देखा जाए, हाँ ऑप्शन 1 बिल्कुल सही, यही ऑप्शन है। अच्छा, इसमें जो फोर्स है ना वो पुट कर दिया, क्योंकि आप हैंग किए हुए हैं ना, तो कितना लगेगा फोर्स, जैसे कि इसको आप हैंग किए हुए हैं, ठीक है, यहाँ मास लगा हुआ, तो कितना लगेगा फोर्स, तो फोर्स इसका मास m है, तो फोर्स लगेगा mg, ठीक है, ये लगेगा फोर्स, तो ये फोर्स जगह लिख दिया mg, तो उससे क्या दिक्कत है, लिख दीजिए mg आप भी, अपॉन a इंटू L1 माइनस L, हो गया। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 सही ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द एनर्जी इक्विवेलेंट टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10⁻20 जूल, दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा है कि मतलब है कि आपको, अगर आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 10⁻, होता है -19 होता है जूल, ये होता है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, ठीक है। अच्छा, अगर जो एनर्जी दिया हुआ है, जो एनर्जी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10⁻20 दिया हुआ जूल, ठीक है, तो इतना जूल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसको अगर डिवाइड कर दिया हम इतना से, तो आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आ जाएगा, ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, -19, तो जो भी एनर्जी आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी। तो देखिए इससे क्या आंसर होगा, ये चल रहा ऊपर, देखिए तो ये प्लस में, तो 10 टू द पावर -20 और +90 और 1/6, ठीक है। देखिए तो इसको करेंगे तो ऐसा होगा 10 टू द पावर -1 अपॉन 1.6, ठीक है। अच्छा, इसको करेंगे सॉल्व, तो 1/10 इंटू 16 इंटू 10, इसको यहाँ कर देंगे, पॉइंट हटा दिया, ठीक है। अच्छा, ये से ये उड़ जाएगा। अब 1/16 को हम करेंगे, 1/16 करें डिवाइड, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड भी कर लीजिए, ठीक है, आसानी के लिए, वरना ऐसा कोई काम नहीं है। देखिए तो 16 6 96, तो 6 बार में हो रहा है लगभग, नीचे में 100 है, तो इसका आंसर हो रहा है 0.06, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो चूँकि और तो निकालना है नहीं आपको, इतनी ही आपको शॉप कर देना है, तो 0.06। देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन 4 ऑप्शन में आपका लिखा हुआ 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आया, ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन सर्टेन space with 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region क्या होगा, तो थ्रू आउट पाया या 5 वोल्ट किसी रीजन में, तो अगर हर जगह 5 वोल्ट होगा, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई जनरेट होगा नहीं,
ठीक है, तो इसका इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ज़ीरो। तो कोई ऐसा ऑप्शन है ज़ीरो वाला, हाँ है, ऑप्शन 2 ज़ीरो। ठीक है, आगे बढ़िए। चला, ठीक है, बच्चों को दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस फॉर ए गैस विथ अ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड द नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस एज। तो इसका देखिए, इसका सिंपल फार्मूला होता है, फार्मूला अगर आपको आता है तो इसमें आपका आंसर आ गया, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ होता ही नहीं है। ठीक है, इसका फार्मूला जो होता है वो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन में लिखा हुआ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम। ठीक है, n पाई डी इसके बाद ये फार्मूला होता है। यहाँ पर n नंबर ऑफ लिखा हुआ डेंसिटी, डी इज डायमीटर, जो मॉलिक्यूल होगा उसका डायमीटर। ठीक है, उसका डायमीटर, तो ये डी है, तो ये मीन फ्री पाथ का फार्मूला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा वो भी देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन तो लिखा हुआ थर्ड ही है। ठीक है, क्वेश्चन लाया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम द रेस्ट through the potential difference of V voltage if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 10 to the minus 2 nanometer. The potential difference is कितना होगा। इसका देखिए, इसका सिंपल फार्मूला होता है, वो फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि डेल्टा V इक्वल टू होता है, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, लेकिन डेल्टा कह रहे हैं भाई, रूट V वोल्टेज का फार्मूला होता है कि 1/1227, ठीक है, अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रम का फार्मूला ये होता है। ठीक है, अब इसको हमको लगाना है फार्मूले को, ये किसका होगा, ये एंगस्ट्रॉम में, ये वेवलेंथ होगा इलेक्ट्रॉन का, एंगस्ट्रॉम में लेना है आपको है। ठीक है, अब इसको लगा रहा है। अब ये जो क्वेश्चन में है ना, ये दिया हुआ कितना है, देखिए तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1.227। ठीक है, 1.227 10⁻⁻² नैनोमीटर में है, तो आप इसको कीजिए कन्वर्ट किससे, एंगस्ट्रॉम में, 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, आपका एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो एंगस्ट्रॉम में आएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये जगह आप 12.27 10⁻⁻27, इसको ला के यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। ठीक है, जब पुट कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, तो देखिए तो ये क्या होगा, ये होगा 12.27 अपॉन 12.27 10⁻⁻², ये से इसको उड़ा दिया, ये चला गया ऊपर, तो रूट V वोल्टेज बराबर 10⁻², तो V कितना होगा, कर देंगे स्क्वायर, तो V इक्वल टू आएगा 10⁻⁴। ठीक है, वोल्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि इन अ गिटार 2 स्ट्रिंग, गिटार में आपको 2 स्ट्रिंग होता है। ठीक है, 2 स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून and produce beats of frequency 6 Hz. When tension in B is slightly decrease, the beat frequency increase to 7. The frequency of A, ठीक है, जो इसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ए का तो वो दे दिया आपको, मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी ए का है, मतलब कह सकते हैं इसको हम फ्रिक्वेंसी ऑफ ए को हम ए बोलते हैं। ठीक है, ये दे दिया आपको क्वेश्चन में, ये दिया है कितना, ये दिया है 530, ये मतलब कि फ्रिक्वेंसी ऑफ ए। ठीक है, ये दे दिया, और बी पूछ रहा बी कितना होगा, बी कितना होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है इसमें। और देखिए बीट है ना, बीट होता है फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, इसको याद कीजिएगा आप लोग, ये हमेशा हर जगह के लिए ए माइनस बी होगा या फिर बी माइनस ई होगा। आप पहचानना कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी कि बी माइनस ए। ठीक है, उसके लिए कुछ हिंट्स दिया हुआ क्वेश्चन में, वो क्या हिंट्स दिया हुआ उसको देखिए, इसको समझिए, वो क्या हिंट्स है। क्या ये रहा है कि जब हम मान लिया कि हम चलिए लेके चल रहे हैं इस फार्मूले को, तो बोलता है कि ए माइनस बी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस जो बीट्स है वो 6 है। फिर उसके बाद बोलता है कि जब इसको हम बी को घटा दिए, ठीक है, बी कर दिए लेस, घटा दिए, ठीक है, तो बोलता है कि ए माइनस बी जो बीट है, बीट को बीट मतलब होता है फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस, वो हो गया 7। ये कहानी है। ठीक है, पहले ये आपका बीट है, ठीक है, जो डिफरेंस है ना इसको ही बोलते हैं बीट, तो ये तो बीट है, और क्या है रहा है, जब घटा दिए तो ये 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ये 530 है, ठीक है, अगर ये 530 है तो बी कितना होगा, वी होगा 524, इसके अकॉर्डिंग 524। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक 6 आएगा,
ठीक है। अब फिर जब बी को और घटा दिया तो आपका आंसर है 7, तो बी होगा 523। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। तो लेकिन क्वेश्चन पूछा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं बी माइनस ए। अच्छा, बी माइनस से अगर देखें तो बी माइनस से अगर देखें तो बी का वैल्यू कितना लेंगे, तो बी का वैल्यू लेंगे, अगर लेंगे 536 से 36 है और माइनस ए करेंगे, ए कितना आपका है 530 है, तब पॉसिबल है कि आंसर 6 आएगा बीट। ठीक है। बी को तो घटाया है, तो बी को घटाने के बाद आंसर 7 आना चाहिए। तो बी को हम घटा रहे हैं, बी को अगर घटा दे करें डिक्रीज से, ठीक है, तो मांग चलिए कुछ मन से घटा दिया, मन से कुछ भी घटाइए आप। ठीक है, हम कर दिया है, हम मन से घटा के कर दिया 2 या 1 घटा दिया, हटाइए, चलिए 1 घटा दिया। ठीक है, माइनस 530 कर रहे हैं, तो क्या आंसर 7 आ गया? जब भी आएगा तो कम ही आएगा ना, सोच के देखिए। घटाएंगे तो हम इसको जब जब इसको घटाइएगा आप, तो आंसर जो है, तो आंसर तो और कम आ जाएगा। आंसर को तो बढ़ना, तो बढ़ने के लिए ए माइनस बी यहाँ पर फॉर्मूला ऑफ बीट लगेगा, ना कि लगेगा बी माइनस ए, क्योंकि ये अगर घटेगा तभी आंसर बढ़ेगा, क्योंकि ये घट रहा है तभी आपका बढ़ेगा। अगर एक करे तो एक वैल्यू तो फिक्स है, तो बी अगर घट जाएगा तो आंसर भी घट जाएगा, नेट आंसर। तो कॉमन सी बात है कि ए बी ही घटेगा, यानी ये फॉर्मूला ऑफ बीट यहाँ पे यूज होगा। बी माइनस ए नहीं लगेगा, ए माइनस बी लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल एकदम क्लियर कट है। ठीक है, तो कौन सा लगेगा, इसने पूछा आपसे ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, तो बी का फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा था 524, तो कितना आंसर, तो एक ऐसा ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, बच्चों को दिखाया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है यह है कि ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली, क्या होगा? तो आपको याद होगा ये फार्मूला ये जो था कि आई आर एम एस का जो वैल्यू होता है ये होता है वी बाई आर, तो वी आर एम एस अपॉन आर, तो कौन सा आर, एक्स सी। क्यों एक्स सी? क्योंकि इसमें लगा हुआ कैपेसिटर है। अच्छा, एक्स सी का जो वैल्यू था वो आपको याद होगा, वो था 1/ओमेगा सी। क्या था? 1/ओमेगा सी। ठीक है, और ओमेगा वैल्यू था 2πf। ठीक है, ये भी आपको याद होगा। इसको उठा के ऊपर कर दीजिएगा, तो देखिए, तो आई आर एम एस का अगर बात करें हम लोग, तो जब इसको हम पुट करेंगे 1/ओमेगा से चल जाएगा ऊपर, तो वी आर एम एस इंटू ओमेगा सी। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ओमेगा होता है 2πf फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब सबको यहाँ पर डाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब तो देखिए वी आर एम एस तो दिया हुआ नहीं है, तो लेकिन क्वेश्चन में जो भी देता है ना वोल्ट, वो सब वी आर एम एस होता है। जो भी इसी का जो वोल्ट देगा वो सब वी आर एम एस, चाहे कहे या ना बोले। ठीक है, तो देखिए वी आर एम एस मतलब कि जो दिया वो 200 वोल्ट। ठीक है, इंटू ओमेगा होता है 2πf, 2 इंटू पाई इंटू एफ 50 हर्ट्ज है। ठीक है, इंटू सी कितना है 40, सी कितना है 40 माइक्रोफराड 10⁻⁻⁶। यही कहानी है आपका। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग ज़रा सा। ठीक है, देखिए तो ये ऐसा होगा 5 इंटू 2, तो ये आपको हो जाएगा 10, तो 10 और 3 0, और ये हो जाएगा 80। कोई दिक्कत? 2 इंटू 40 80, इसको इंटू कर लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 80 इंटू में पाई इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा, अब इसको देखिए ज़रा सा, ये 4 जीरो है, 2 जीरो आपका रहेगा, 2 जीरो रहेगा, तो मतलब कि इस पर ये बचेगा 10⁻⁻² बचेगा। तो हम उसको कह सकते हैं कि 80 इंटू पाई 10⁻⁻²। ठीक है, अच्छा, इसको और सॉल्व कर लें तो ये भी हट जाएगा, तो ऐसा होगा 8 इंटू पाई 10⁻⁻1, ये बचेगा। अब इसको इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 8, इसका वैल्यू कितना होता है 3.14, तो 3.1 से आपका आंसर आ जाएगा 8 इंटू 3.14। ठीक है, अपॉन 100। इसको हटाऊंगे तो यहाँ आएगा, इसको इसे इंटू कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए 8 4 32, हाँ तो बचा 3, 8 3 11, हाँ तो बचा 1, 8 3 24, 24, तो 3 11 24 25 आया। ठीक है, 25 आया अपॉन 1 2 3, 1 2 3 2.5। ठीक है,
तो 2.5 ऐसा कोई ऑप्शन में है? 2.5, हाँ ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4, 4 सही आंसर है, 2.4। ठीक है, आपका आंसर आ गया, आगे बढ़िए। आ जाए बच्चे को दिखाया जाए। तो इस क्वेश्चन क्या होता है, इंक्रीज इन द विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू। ठीक है, इज ड्यू टू क्या होता है? तो आपको तो पहले से ही बहुत बार पढ़ा हुआ आपका कि भाई पीएन जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन में अगर करते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, तो करंट चलता है, डिप्लेशन लेयर पतला हो जाता है। जब करते हैं रिवर्स बायस, तो डिप्लेशन लेयर छोटा हुआ था, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक सा बात है, इंट्रोडक्शन है इस सब आपका सेमी कंडक्टर का। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल वाला बात नहीं है। देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा, तो इसमें कह रहा है कि किस रीजन में विद जो है जो बढ़ जाता है, तो रिवर्स बायस में, तो ऑप्शन थर्ड। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़िए, इजी क्वेश्चन है। आ जाए बच्चे को दिखाया जाए। इस क्वेश्चन में कहता है कि द ब्रेविस्टर एंगल आई बी फॉर एन इंटरफेरेंस शुड बी क्या होगा? तो आपको थोड़ा सा याद होगा, अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो आपको याद होगा कि ये कोई रे आया था, ठीक है, और फिर ये हुआ था आपका रिफ्लेक्ट, और कुछ हुआ था ट्रांसमिट, ठीक है, ट्रांसमिट कुछ ऐसे गया था, ठीक है, ये था आपका आई पी, ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन एंगल। तो यहाँ बोला है आई बी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, सरफेस बोला या पी बोला उससे दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू आपको याद होगा, tan आई पी का वैल्यू था म्यू, ठीक है, क्या था? म्यू। यहाँ पर बोला है tan आई बी बोला, उससे क्या दिक्कत है, जो बोल दे, तो यहाँ भी म्यू होगा, ठीक है। अब ये आपको याद होगा कि ये रेयर था, ये डेंजर था, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो वैल्यू ऑफ म्यू जो है वो हमेशा एक से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? एक से बड़ा होगा। एक से छोटा कब होता है? एक से एक तो कब होगा? दोनों मीडियम सेम हो जाए, सेम तो कभी होगा ही नहीं, तो एक से बड़ा आएगा। जब आंसर एक से बड़ा आएगा तो सोचिए, एक जब एक आता तो वैल्यू ऑफ tan जब एक होगा तो वैल्यू ऑफ आई बी होगा 45 डिग्री। लेकिन जब एक से बड़ा होगा, कुछ भी हो जाए, 1.7 हो जाए, सब कुछ भी हो जाए, ठीक है, मान लिया कि कुछ ऐसा हो गया, tan आई बी वैल्यू कुछ ऐसा हो गया 1.7, कुछ एक से बड़ा है 3, तो आई बी का वैल्यू हो जाएगा √60 डिग्री, ठीक है। √3 का वैल्यू √3 में इतना आता है, तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। तो मतलब कि जो मिनिमम है ना, वो जब 1 तो खैर पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये लेंसर ये रेयर है, डेंसर है, तो इसका आंसर एक से तो ज़्यादा ही आएगा। हम एक माना नहीं, एक से ज़्यादा ही मानना चाहिए, ठीक है, ऐसे ज़्यादा ही आंसर आएगा एक से। अगर ज़्यादा ही आएगा आंसर एक से, तो जो आई पी की वैल्यू है ना 45 से बड़ा होगा। और मैक्सिमम कितना भाग सकता है? तो 90 भागेगा। 90 में होता है इन्फिनिटी, तो म्यू का वैल्यू इन्फिनिटी होता ही में नहीं है, लेकिन मान ली इन्फिनिटी में हुआ तो उसके बीच में होता है। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 45 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, वैल्यू ऑफ आई पी, ठीक है। वैल्यू ऑफ आई पी जो है वो 45 से बड़ा होता है डिग्री से, और आपका 90 से छोटा होता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाला बात नहीं है। देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 को नोट कीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ से आसान क्वेश्चन है ये। तो लाजा वाला क्वेश्चन बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला, द फेस डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपको तो जरा सा भी अगर बात याद होगा तो आपको याद होगा कि इसमें जो था वैल्यू वो था a sin ओमेगा t था, ये वैल्यू था डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अगर इसको हम करेंगे ना डेरिवेटिव, तो आपका आएगा वेलोसिटी, फिर आपका आएगा एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी कितना होगा? वेलोसिटी का करेंगे तो dx/dt होगा, तो ये आपका आएगा वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका आता है वेलोसिटी का वैल्यू, और ये कितना होगा? तो ये होगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। ये आया कुछ, इसको एक बार डेरिवेटिव किया, फिर इसको एक बार और करेंगे तो dv/dt करेंगे, तो आपका आएगा एक्सेलरेशन। तो फिर आपका आएगा a ओमेगा निकल जाएगा बाहर, तो ओमेगा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, तो ये जगह साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप याद कीजिए कि अगर इसका जो है ना ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा होता है, कैसा होता है? ऐसा होता है, आपको अगर याद होगा तो। अगर साइन में आ जाएगा माइनस साइन, तो इसका ग्राफ होता है उल्टा, जैसे इसका होता है रिवर्स। अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा होता है। सोचिए, इसको हम यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का है। सोचिए, जब आप प्लस में यहाँ पर हैं तो माइनस में यहाँ पर है, मतलब कि प्लस में नीचे कब आएंगे? यहाँ पाएंगे। तो यहाँ से जो है ना गैप, वो गैप होता है, आपको याद होगा, ये था 90 था 270, तो इसका गैप होता था 180 डिग्री,
यहाँ से यहाँ तक का। तो जब प्लस में आप यहाँ पर हैं और उस वक्त माइनस यहाँ पर है, तो प्लस ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये यहाँ कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा 180 के बाद, मतलब कि दोनों गैप जो है गैप 180 गैप होता है। तो कितना होता है फेस डिफरेंस 180 होता है। ऐसे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा कि कितना होता है फेस डिग्री 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे बच्चों को दिखाया जाए, देखिए इस क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैविंग द चार्ज 3.2 × मास 7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो आपको पता होगा कि इसी स्फीयर में अगर हम बाहर निकालते हैं तो वी हैव लाइक अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालते हैं स्फीयर से बाहर, क्योंकि जो रेडियस दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो निकालना है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब कि आप बाहर निकालते हैं, अगर बाहर निकाल रहे हैं तो बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला फॉर पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला होता था E बराबर KQ/R², ये होता है फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। के कितना होता है 9 × 10⁹, ये वैल्यू ऑफ के होता है। क्यू दिया हुआ क्वेश्चन में तो है ही, क्यू कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, चार्ज 3.2 10⁻⁻⁻⁷ ये दिया हुआ। अच्छा, अब रहा आर दिया हुआ कितना है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, अगर करेंगे स्क्वायर तो 10 सेंटीमीटर सॉरी ये कितना दिया हुआ है, बाहर निकाला ना, जहाँ निकालने वो आर कितना है 15 है। ये जो रेडियस दिया हुआ ना, इसका रेडियस का कोई काम यहाँ पर नहीं है, तो 15 का स्क्वायर है ना, तो 100 इसको मीटर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसको आप ऊपर लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हो रहा है पहले कर 9 × 3.2 ये हो रहा है 10⁻², और ये चला लगा ऊपर। ठीक है, तो ये 10⁻⁴, और यहाँ पर कर लीजिए 15 × 15। चलिए अब इसको सॉल्व करना तो कोई मुश्किल बात है नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या होने वाला है। तो यहाँ से हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 5 3 जा 3 5 जा, ठीक है, और फिर ये उड़ जाएगा, ये भी 5 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, तो 3.2 × 100 × 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, 25 4 जा 100, कोई दिक्कत नहीं, भी हो गया। तो इसको इंटू कर लीजिए, ठीक है, इंटू कीजिएगा तो 8 ये 12.8 10⁻⁴। देखा जाए ऐसा कोई ऑप्शन है 12.8, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे। जब इसको उठा के यहाँ लाएंगे देखें तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, उठा के यहाँ लाएंगे तो पॉइंट को, तो इसको पॉइंट को उठा के यहाँ ले आना। ठीक है, 1.2 से सब आंसर दे रहा है, 1.2 से आंसर दे रहा है, तो आपको 10 से गुना भी क्या भाग कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 10⁻। ठीक है, देखिए तो ये इसको आपको करना पड़ेगा 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, तो जो डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई रह जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1.28 10⁵। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक का क्या होता है न्यूटन पर कूलम। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। चलिए आगे बढ़ाया जाए, बच्चों को दिखाया जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज अ मीडियम 6 माइक्रोफैराड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम्स 30 माइक्रोफैराड, द परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अगर आपको ज़रा सा भी याद होगा, तो आपको याद होगा कि मतलब कि कह रहा है कि मीडियम का क्या होगा परमिटिविटी, मतलब कि पूछ रहा है आपसे EM, ये पूछ रहा है, और जो EM है, EM का वैल्यू होता था E0 इंटू ER कहें या K बोलें, ER बोलें, ER को ही K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, कांस्टेंट को ही हम लोग K बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसके बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपको याद होगा कि किसी कैपेसिटर में जब हम डालते हैं कि कोई मीडियम को, तो उसको जो वैल्यू वो बढ़ जाता है, तो जो नया वैल्यू होता है, नया C न्यू वैल्यू, वो K टाइम्स C ओल्ड के हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो ऐसा कुछ था। ठीक है, अच्छा तो मतलब कि जो वैल्यू ऑफ K है वो कैसे आएगा, वो वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक, जो आपका वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो कैसे आएगा, तो C न्यू जो नया वाला आ गया अपॉन C ओल्ड,
ठीक है, सी ओल्ड। अब सी न्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है, सी न्यू 30 दिया हुआ है, सी ओल्ड दिया हुआ कितना है, 6 दिया हुआ, तो कितना आंसर आया, 5। 5 क्या आया, डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तो कितना आएगा, ई एम, ई नॉट इंटू ई आर। और वैल्यू ऑफ ई नॉट आपको याद होगा 8.85 10⁻12। ठीक है, ये वैल्यू ऑफ होता है ई नॉट। अच्छा, ई आर कितना है, 5। इसको इसे इंटू कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर। तो 5 5 इंटू 5 25, हाथ में बचा 2, तो 5 इंटू 40 2, ठीक है, हाथ में बचा 4, 5 इंटू 40 44, और पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है 10⁻⁻², ठीक है, 10⁻², -12, सॉरी, -12। ठीक है, देखो ऐसा कोई ऐसा ऑप्शन है, तो इसको कह रहा है कि यहाँ ले आए पॉइंट, कोई पॉइंट ये है ना, यहाँ ला रहा है पॉइंट यहाँ, तो पॉइंट यहाँ सारे ऑप्शन में जो भी 2 ऑप्शन दोनों में पॉइंट इधर आया हुआ पॉइंट, तो उसको उधर ले आइए। तो कैसे लेंगे पॉइंट इधर, इसको करना पड़ेगा आपको डिवाइड 100 से, यहाँ से भी, तो ये 100 से डिवाइड भी किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो पॉइंट यहाँ .44 और इंटू ये चल लगा इसके पास, तो ये हो जाएगा 10⁻10। ठीक है, देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ, तो ऑप्शन 4 दिख रहा है आपको साफ साफ, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बच्चों को दिखाया जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99। ठीक है, इधर ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन को बनाना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कुछ यूँ बोला 999, ठीक है, ये है, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है, चलिए ये वैल्यू है, और बोलता है कि -0.0099 कुछ यूँ बोलता है, ठीक है, ये बोलता है, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो देखिए यहाँ भी पॉइंट है, डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल है, तो आपको याद होगा रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन कि डेसिमल के बाद जिसमें कम होगा, सब्ट्रैक्शन में एडिशन में दोनों में रूल एप्लीकेबल होता है, डेसिमल के बाद जो कम नंबर होगा उसको लेना है आंसर में। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आंसर में कौन होना है, 2 डिजिट होना है, ठीक है। तो अब देखिए 2 डिजिट वाला ऐसा कोई ऑप्शन है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, 3 क्या राइट आंसर है। और जब इसको घटाइएगा तो जो आंसर रखिएगा वो आंसर रखिएगा 2 डिजिट में, ऐसे इसमें तो 2 डिजिट का आंसर एक ही है, ये 3, तो 3 इज द राइट आंसर। ये सिंपल ये रूल है, रूल ऑफ है सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ जाए, बच्चों को दिखाया जाए। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between the current and the voltage is pi/3. If instead of C removed from the circuit, the phase difference again pi/3. ठीक है, between the current and the voltage. तब पूछा क्या होगा, पावर फैक्टर। तो आपको याद होगा फॉर्मूला ऑफ पावर फैक्टर, ठीक है, ये होता था cos, ठीक है, R/Z, यानी कि अगर आपको Z पता तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। Z पता करने के लिए आपको 2 हिंट्स दिया है, ठीक है। ऐसे याद होगा आपको कि अगर सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक वोल्टेज है, एक इंडक्टर है और AC सोर्स है, ठीक है, मान लीजिए AC सोर्स है ये, तो इस केस में इसके रेजिस्टेंस को बोलते हैं R, इसको बोलते हैं XC, इसको बोलते हैं XL रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस को बोलते हैं इम्पीडेंस, याद होगा आपको, ठीक है, उसको बोलते थे हम लोग Z, ठीक है, ये सब दे दिया, चलिए ठीक है। अब बोलता ये है, तो आपको याद होगा उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो XL माइनस XC का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर, ये था फॉर्मूला ऑफ Z। अब डिपेंड है कौन बड़ा है, ठीक है, हम अभी मांग चलते चलो कोई बड़ा रहेगा तो आंसर तो एक ही आंसर आना है, ठीक है, डिफरेंस है और स्क्वायर है, ठीक है। तो हम चलिए ये मान लें कि XL बड़ा XC छोटा है। तो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्या ये रहा है कि जब आप L को हटा दिए, यानी कि इसको हटा दिए, ठीक है, तो कहता है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज pi/3,
तो जब आप एल को हटाया, जब एल को हटा देंगे तो है π/3। तो मतलब ये कि सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा। मतलब कहने का मतलब ये, देखिए तो हम इसको कर रहे हैं, देखिए एल हटेगा तो एक्सएल हटेगा। जब एक्सएल हटेगा केस 1 के लिए, एक्सएल जो है वो हट गया तो जीरो हो गया, जीरो हो गया तो ये बचा सिर्फ ये। तो इसको हम कह सकते हैं ऐसा कि एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आपका है जेड का, ठीक है। ये तो ये बचा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉस फाई r/z, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आर का प्लस आर का स्क्वायर, तो यहाँ आएगा, ठीक है, ये आना कॉस फाई। अच्छा अब ये तो मान लीजिए आपका केस 1 था, तो इसको मान लेते हैं 1 मान लीजिए केस 1 के लिए, ठीक है। अब आइए केस 2 में, केस 2 में क्या बोलता है, क्या हटाए हैं, फिर बोलता है कि अब सी हटाएं, एल हटा दिए, अब सी हटाए। जब सी हटा दिए तो एक्स हो जाएगा ज़ीरो, एक्स हो जाएगा ज़ीरो। जब एक्स ज़ीरो होगा तो क्या होगा आपका, जब एक्स ज़ीरो खत्म कहानी, ये ज़ीरो, तो ये सिर्फ ये बचेगा, तो होगा आपका r/z। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कॉस फाई का फार्मूला r/z, z कितना होगा, तो ये ख़त्म, ये जब ये ख़त्म तो एक्सएल रूट अंडर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये होगा, और दोनों ही बोलता है π/3, कितना बोलता है, दोनों का फेस बोलता है बराबर है, बराबर है मतलब कि दोनों बराबर, अगर दोनों बराबर है तो मतलब कि r/एक्सएल स्क्वायर, इसका भी आंसर फेस है, इसका भी आंसर π/3 है, इसका भी आंसर π/3 है, इसका आंसर भी क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है, कि इसका आंसर भी π/3 है। तो π/3 तो π/3 कर दीजिए, इसमें कुछ करना आपको है ही नहीं एक्स्ट्रा काम। केस 1 था ये, ठीक है, ये केस 2 है आपका, तो दोनों को कर दीजिए बराबर, ये इक्वल टू ये r/ इतना एक्स का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो ये से ये उड़ गया, ये चला गया यहाँ, तो ये कह सकते हैं आपकी एक्सएल का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, तो कह सकते हैं आपकी एक्सएल बराबर एक्सी है। मतलब ये किसी रेजोनेंस का, अगर ये किसी रेजोनेंस का है, अगर बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दोनों का आंसर आपका कितना है, दोनों का आंसर आपका है π/3, ठीक है, लेकिन बराबर दोनों बराबर है तो हम लेंगे एक्सएल बराबर एक्सी है। जब एक्सएल बराबर एक्सी है तो ये किसी रेजोनेंस का है, तो बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो, तो जेड आपका आ जाएगा जेड, ये आ जाएगा जीरो, जेड आ जाएगा जीरो, आर स्क्वायर, तो जेड आ जाएगा आपका आर के बराबर। तो कितना आपका आएगा पावर फैक्टर r/r, तो r/r का मतलब हुआ, r/r का मतलब हुआ 1, ठीक है 1, तो 1 ऐसा देखे तो ऐसा कोई ऑप्शन है 1 का, तो 1.0 लिखा हुआ है तो 1 ही हुआ, तो ऑप्शन 4 में 1 लिखा हुआ, ऑप्शन 4 क्या है, सही है, इसका आंसर है। उसी क्वेश्चन का देख, ये आपका मेथड 2 है, ठीक है, मेथड 2 है। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि फेस बराबर है, जब आप एक्सी को हटा दिया, एक्सएल को हटाया, जीरो किया तो भी वही फेस है, एक्सी को हटाया तो भी वही फेस है। और फेस बराबर कब होता है, फेस बराबर कब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, या आपको याद होगा, मैं आपने पढ़ा होगा कि जब वोल्ट, करंट और वोल्ट, मान लीजिए करंट है और ये वोल्ट, जब दोनों ही अगर एक ही लाइन पर हो तो तभी बोलते हैं कि फेस दोनों का बराबर, ऐसे फेस बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब बराबर है तो एंगल कितना भी समझता है, मतलब ये कि फेस बराबर कब होगा, जब वोल्ट और करंट सामने हो, और वोल्ट करंट जब एक ही फेस में हो, वो कब होता है, जब आपका सिर्फ सर्किट में सिर्फ रेसिस्टेंस हो, लेकिन इफेक्टिवली सिर्फ रेसिस्टेंस हो, बाकी सब सर्किट में हो ना हो, सब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इफेक्टिव जो वर्क करे वो वर्क करे, आपका सिर्फ रेसिस्टेंस करे वर्क। तो मतलब कि ये जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस उसको बोलते हैं जेड, वो इक्वल टू हो जाए आर के बराबर, तभी केस पॉसिबल होता है कि आई और बी एक साथ हो जाए। तो मतलब कि हमको इसमें कितना आएगा आपका कॉस फाई पावर फैक्टर r/z, तो z कितना है r के बराबर, तो कितना आंसर आया 1, ठीक है, ऑप्शन 4 हो गया। लाया जाए बच्चों को दिखाया जाए, देखिए इसको जो बोलता है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर। तो देखिए आपको, अगर आपको आता है फार्मूला ऑफ स्ट्रेस, आपको अगर आता है तो आपका आंसर आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, बस यही तो होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। अच्छा, और फोर्स का देखिए, फोर्स का बच्चों को याद होता है, डायमेंशन क्या होता है, m/l/t-2 डायमेंशन ऑफ फोर्स। और एरिया का क्या होता है डायमेंशन, तो एरिया में सिर्फ होता है m स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, तो l स्क्वायर लिखा, तो इसको लेकर चल रहा है ऊपर,
तो इसका पावर वन है, तो क्या होगा, तो 1 - 2 तो होगा -1, तो नहीं ml 1 का 1 -1 t का -2। ठीक है, देखिए ऐसे कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 1। ठीक है, सेम आंसर है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आज बच्चे को दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि लेट फ्रिक्वेंसी 1.5 टाइम्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, मान लिया थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी को हम मान लिया कह दिया एफ नॉट। ठीक है, तो लाइट का फ्रिक्वेंसी आ रहा है वो 1.5 टाइम्स है, मतलब किसी थ्रेशोल्ड से। ठीक है, चलिए बात समझ में आया। ठीक है, द इंसिडेंट ऑन फोटोन्स एंड इमीडिएटली व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रिक्वेंसी हाफ एंड द इंसिडेंट इज डबल। देखिए मामला तो फ्रिक्वेंसी का होता है भाई, अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है थ्रेशोल्ड से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। अगर फ्रिक्वेंसी इसका आधा हो गया 1/2 हो गया, ठीक है, किसका, थ्रेशोल्ड का, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी से उसको उसको होता है मतलब किसको, इलेक्ट्रॉन को। कभी आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, ये नहीं होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी होता है। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है, अगर फ्रिक्वेंसी आपको नहीं पर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, 0। ठीक है, ऑप्शन 1। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं तो करंट 0। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आज बच्चों को दिखाया जाए। ये क्वेश्चन बोलता है कि सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। देखिए क्वेश्चन सिंपल थ्योरी पर बेस्ड है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में ही ऐसा होता है, नेगेटिव कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का, बाकी हर जगह ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेटल तो खैर होगा ही नहीं, इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर होगा। अब दोनों जब ऑप्शन में तो वही ऑप्शन होगा, तो कौन सा ऑप्शन में लिखा हुआ दोनों है, तो ऑप्शन 1। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आए बच्चों को दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि द चार्ज पार्टिकल हैविंग डिप वेलोसिटी 7.5 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इतना देता है। ठीक है, पूछता है कितना होगा मोबिलिटी, तो मोबिलिटी पूछ रहा है ना, तो अगर आपको फार्मूला आता मोबिलिटी का तो आपका काम हो गया। फार्मूला ऑफ मोबिलिटी का फार्मूला होता है वी डी, ड्रिप वेलोसिटी बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, बस यही तो होता है। अब क्वेश्चन में तो देखिए दिया हुआ ड्रिप वेलोसिटी कितना दिया हुआ, 7.5। ठीक है, इन 10⁻⁻4 अपॉन दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत है नहीं, एकदम तुरंत तुरंत आपका काम बन जाएगा, 10⁻10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये इससे उड़ा, यहाँ 10 आ गया, ये होगा 3 दूनी 6 5। ठीक है, अब इसको यहाँ 25 को 25 छोड़ दिया, इसको देखिए ये हो जाएगा 9 चला गया ऊपर, तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखा जाए कोई ऐसा ऑप्शन है। अच्छा, ऑप्शन में सब जगह पॉइंट है यहाँ पर, तो यहाँ तो पॉइंट है नहीं, तो यहाँ पॉइंट करेंगे तो क्या होगा, तो आपको नहीं आता तो देखिए मैं आपको सिखा देता हूँ। 10 डिवाइड करके जो गुना किया, तो डिवाइड वाला आपका आ जाएगा पॉइंट, 10⁻6 हो गया। ठीक है, हम इसको कर दिया कन्वर्ट 2 पॉइंट में। तो ये कोई ऐसा ऑप्शन है 2.5 10⁻6, तो हाँ ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आगे बढ़िए, आसान क्वेश्चन था, जब बच्चे को दिखाया जाए। ये क्वेश्चन मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विद टेम्परेचर। और बोल रहा कॉपर के लिए, कॉपर क्या होता है, मेटल के नॉन मेटल, कॉपर होता है मेटल्स। तो मेटल के लिए जो रेसिस्टिविटी का ग्राफ है वो कैसा होता है, तो वो बढ़ता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी की अगर बात करें रेसिस्टिविटी में और टेम्परेचर में, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर में तो वो बढ़ता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है। तो ये क्वेश्चन आपका इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ इसी पर बेस्ड है। ठीक है, जो हम लोगों ने इससे पहले भी ये किया था, जहाँ लिखा हुआ था मेटल और सेमीकंडक्टर, हर जो भी हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन देखिए, ऐसा कोई ग्राफ है जो बढ़ता है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। एकदम क्वेश्चन है, एकदम एकदम कैसे एकदम सिंपल थ्योरी है, सिंपल फार्मूला, उसमें कुछ है ही नहीं सारे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए बच्चों को दिखाया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, 2 बॉडी ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ मासलेस स्ट्रिंग। द स्ट्रिंग पासिस ओवर द पुली विच इज फ्रिक्शनलेस। ठीक है, द एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो इसे मान लिया, देखिए मान लिया कि चलिए ये पुली है, चलिए मान लिया कि ये पुली है, मान लिया कि ये पुली में से इधर एक मास है, मान लिया एक मास इधर, जो 6 kg बोल रहा है क्वेश्चन में, चलिए मान लिया कि एक मास इधर है,
ये कह रहा है 4 kg, क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 4 kg बोला, 6 kg बोल रहा है, और ये बोल रहा है कि किसी पुली में है टंगा हुआ है, और इसका मास है नहीं, तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। हम लोग पढ़ा है ना, हम लोग ये पढ़ा है कि F इक्वल टू होता है ma, तो A क्या होता है, A होता है F/m, ठीक है। लगा ये आंसर आ गया। अब यहाँ सवाल यहाँ पर है कि नेट फोर्स कितना होगा। असल में ये जो होता है ना F, असल में ये F होता है नेट फोर्स होता है, ठीक है, नेट होता है, F नेट होता है। तो इसमें कितना आपका देखिए, कितना आपका आ रहा है F नेट, तो ये 4 kg यहाँ लग रहा है, तो ये 4 kg इसको यहाँ, भारी कौन, भारी ये के भारी है, भारी ये, तो ये इसको खींच देगा, ठीक है। अब ये इसको अपोज कितना करेगा, अपोज, तो ये खिंचा रहा होगा 4g से, m इंटू जी, ठीक है। ये खिंचा रहा होगा, अगर ये खिंचा रहा होगा 4g से, 4g, तो इसको भी खींच रहा होगा, ये इसको भी खींच रहा होगा 4g से, तो ये खिंचा रहा होगा 4g से, ये फोर्स, और यहाँ लग रहा होगा 6g, तो कितना होगा नेट फोर्स, 6g माइनस 4g, कितना आ रहा है 2g, ये आ रहा है नेट फोर्स। डालिए अपन नेट फोर्स और नेट मास, नेट फोर्स कितना है 2g, नेट मास कितना है, क्योंकि जब चलेगा तो दोनों ही साथ चलेगा, तो दो जो चलेगा सबका मास काउंट कर लेंगे, उसको बोलेंगे नेट मास। तो वो कितना नेट मास है, 6 + 4 कितना हो रहा है 10 kg, g/5। देखिए ऐसे कोई ऑप्शन है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाए, बच्चे को दिखाया जाए। देखिए क्वेश्चन में एक और है कि ए स्क्रू गेज हैज़ लिस्ट काउंट 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिवीजन इन इट्स सर्कुलर स्केल, ठीक है। द पिच ऑफ स्क्रू गेज कितना होगा। देखिए इसका सिंपल एक फार्मूला होता है, ठीक है। फार्मूला ये होता है, फार्मूला फॉर लिस्ट काउंट, ठीक है, फार्मूला फॉर लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट सब तो दिया आपका है ही, तो इसका फार्मूला ये होता है, फार्मूला ऑफ लिस्ट काउंट LC पिच, ठीक है। हालांकि हम तो लिख रहे हैं ऐसे, यहाँ आपको लिखना नहीं फार्मूला, पिच नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। ये कुछ ऐसा होता है, घुमाते तो ये आगे बढ़ता है, पीछे जाता है, ये कुछ ऐसा होता है आपका स्क्रू गेज, ठीक है। तो हाँ, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, ठीक है, कुछ ऐसा फार्मूला होता है। तो पिच, ये फार्मूला अगर आपको आता तो आपका आंसर आ गया कि लिस्ट काउंट, एल मतलब के लिए सी फॉर काउंट, लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, जो घूमता है गोल गोल तो वो आगे बढ़ता है स्क्रू गेज। खैर अब हम देखते हैं हम लोग इसमें आपको देखिए सब कुछ तो दिया हुआ है, पूछ यार आप पिच, तो पिच कितना, पिच ये इंटू इससे हो जाएगा, तो पिच कितना आएगा, पिच आपका आएगा, ठीक है, ये इस इंटू, देखिए लिस्ट काउंट दिया हुआ, लिस्ट काउंट दिया हुआ 0.01 इंटू ये दिया हुआ नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ये दिया 50 है, इसको इससे गुना कीजिए, क्या आंसर आ रहा है, तो इससे हटा आंसर आ रहा है 0.5, ठीक है। ऐसा कोई 0.5 ऑप्शन में है, 0.5 mm में है, तो ऑप्शन 4 देखिए लिखा हुआ 0.4। तो क्वेश्चन आया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। ये क्वेश्चन क्या होता है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड द डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स इज डबल, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। देखिए ये क्वेश्चन भी फार्मूले पर है, अगर फार्मूला आता तो आपका काम बन गया। तो इसका फार्मूला कुछ यूँ होता है, फार्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है लैम्डा डी, कैपिटल डी अपॉन 2d। ये डी होता है सेपरेशन बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स, और ये जो डी होता है ये स्लिट का जो होता है ना दूरी, वो होता है ये डी, ठीक है। बात समझ में आपको आ गया। अब देखिए मान लीजिए, चलिए देखिए केस 1 में ये कुछ आपका फ्रिंज विड्थ है, अब केस 2 में बोलता है ये है, केस 2 में क्या बोलता है कि केस 2 में क्या बोलता है कि जो सोर्स का जो दूरी है उसको हाफ कर दीजिए, ये जो डी है, जो डी केस 2 के लिए बोले डी डैश, हम बोले डी डैश जो है वो आधा कर दिए, ठीक है। और जो डिस्टेंस है स्क्रीन से कोहेरेंट सोर्स का उसको डबल कर दिए, कैपिटल डी को कह रहा है डबल कर दिए, कैपिटल डी में आया वाला। तो अब यहाँ पर ये डैश वाला, तो ये होगा लैम्डा डी डैश अपॉन 2d डैश,
तो लैम्डा डी कितना है आपका, वो 2, लैम्डा डी कितना आपका है तो 2d, ठीक है, स्मॉल 2। अब ये स्मॉल डी कितना है, डी डैश कितना है तो d/2। अच्छा ये तो फार्मूला होता है d/2, ठीक है, सॉरी, ठीक है, फार्मूला ऑफ फ्रिंज विच का होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से अब देखा जाए इसको, ये तो नहीं होता, इसको मिटाइए, मिस्टेक से लिखा गया, मिस्टेक है। तो यहाँ से देखिए आप, ये चल लगा ऊपर, तो ऐसा हो जाएगा 4 लैम्डा डी बाई कैप स्मॉल डी। ये जो 4, ये जो है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ पहले वाला नहीं है फ्रिंज विथ, तो कैसा हो गया नया फ्रिंज विथ जो पुराने से 4 टाइम्स इंटू हो गया, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बेस्ड ऑन फार्मूला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन आया जाए, बच्चे को दिखाया जाए। क्वेश्चन मतलब फॉर लॉजिक गेट सर्किट एज शोन द ट्रूथ टेबल इज, कौन सा सही होगा ट्रूथ टेबल। तो देखिए क्वेश्चन आपका लॉजिक गेट से है, इजी है, ठीक है। इसका इनपुट ए है और एक और इनपुट है, ये इनपुट बी है, ठीक है। अब ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है, कुछ ऐसे गया और यहाँ पर लग गया है वो बोला, ठीक है। और ये आउटपुट है वाई, कुछ ऐसा सिस्टम दे रहा है। देखिए इसका मतलब होता है नॉट गेट, ये होता है नॉट गेट, ठीक है। तो ये होगा बी बार, ये होगा ए बार, इसके बाद का कहानी, ठीक है। और जब यहाँ जाएगा तो इसको बोलते हैं हम लोग हैं एक होता है एंड, एक होता है और, तो ये आपका है और गेट है, ठीक है। और मतलब होता है एडिशन, ठीक है। ये और गेट है, ये नॉट गेट है, नॉट गेट, नॉट ए और। अच्छा अब और में हम लोग होते करते हैं एडिशन, तो यहाँ आपको हो जाएगा वाई के बराबर हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और यहाँ लगा हुआ नॉट बी है तो यहाँ लगाइए बार, ठीक है, पूरा का बार। तो इसको जब हम लोग यह पढ़ा डी मॉर्गन थ्योरम, वहाँ पढ़ा होगा कि ए बार बी बार का पूरा का बार कर दें तो ये इक्वल टू आता है ए डॉट बी के, ठीक है। तो यानी कि ये आपका होता है एंड गेट। तो देखिए एंड गेट अगर होता है एंड गेट, तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है एंड गेट का, तो ऑप्शन एंड गेट का कोई ऐसा ऑप्शन है, एंड मतलब होता है प्रोडक्ट। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि 0 0 है, तो मतलब कि दोनों को जो प्रोडक्ट आए, जैसे सपोज 1 1 हो, इनपुट अगर इनपुट 1 ए बी 1 बी बी 1, तो आंसर कितना आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए प्रोडक्ट, एंड में होता है प्रोडक्ट, वो आना चाहिए 1। कोई एक भी 0 अगर है तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है, आंसर 0 ही आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि सिर्फ प्रोडक्ट में तो आंसर मतलब कि दोनों 1 है तो आंसर है, वरना सब में आंसर 0 आंसर है, ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऐसा ऑप्शन है। तो ऑप्शन 2 इज अ राइट आंसर, ठीक है। एक तरीका ये, एक तरीका क्या क्या है कि हम ये जो आपका आउटपुट आया है, तो हम पहले इसका बना लेते हैं हम लोग इसका डायग्राम। पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर ए बार लिखेंगे, फिर बी बार लिखेंगे, फिर आपका फिर उसका हम दोनों का करेंगे एडिशन, फिर दोनों का करेंगे एडिशन, ये अलग कॉलम, ये अलग कॉलम, ये अलग कॉलम, फिर करेंगे ए बार प्लस बी बार का करेंगे एडिशन, ठीक है। उसके बाद फिर ए बार प्लस बी बार का करेंगे हम लोग, पूरा करेंगे बार, ये करेंगे। तो ये करेंगे पुट 1 हाई लो, हाई वोल्ट दिया, हाई वोल्ट देंगे, फिर यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, फिर इसको उल्टा कर देंगे, लो कर देंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे, फिर जो आंसर आएगा यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है। तो अब जो आंसर आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। जब इसको करेंगे सॉल्व तो इसका आंसर भी वही एंड गेट ही आएगा। तो आप ये भी कर सकते हैं सिंपल, जो आपका हम लोग करते हैं ट्रूथ टेबल। एक तरीका ये है कि सिंपल लगाया डी मॉर्गन थ्योरम, आपका आंसर आ गया। आपकी मर्जी जैसे बनाइए, दोनों से सही आंसर होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं, जब बच्चों को दिखाया जाए। बोलता है एनर्जी इक्विवेलेंट 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज, वही इक्वेशन है आपका आइंस्टाइन इक्वेशन वाला। तो इसको तो होता है एम सी स्क्वायर, ठीक है, एम सी स्क्वायर, या एम मास होता है, ठीक है। तो कितना मास, कितना एनर्जी का इक्विवेलेंट है, तो मास है 0.5 ग्राम। तो 0.5 ग्राम है ना, इसको कन्वर्ट करें हम लोग के जी में, तो डाल दिया 1000, इसको बैठा है यहाँ आया 10 और इंटू सी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर का मतलब हुआ है कि 3 × 10⁸ 3
3 इंटू 10⁸ तो ये हो गया 9, ये हो गया 45, ठीक है 45। अच्छा, आंसर में 4.5 है तो एक 10 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है छोड़ दिया। यहाँ पर आया 3, ये हो गया 16, 16 में से 3 चला गया, एक जगह ऊपर तो 3 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो ये आपका हो रहा है 4.5 10⁻, हो रहा है 13। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है जूल में है, चूँकि ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं हम लोग जूल में, कोई ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड, ठीक है राइट आंसर। इसका एक तरीका और भी था, क्या था कि 931 मेगावोल्ट से होता तो वैसे भी आंसर आता है, ठीक है डेल्टा एम इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 मेगावोल्ट होता था, ठीक है वैसे भी हम इस तरह का मेगावोल्ट को करना पड़ेगा आपको कन्वर्ट, तो ये सच है, ये भी सही वो भी सही। क्वेश्चन आया जाए बच्चे को दिखाया जाए, ये क्या बोलता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो आपको याद होगा बोर मॉडल जो है ना वैलिड है वो सिंगल एटम के लिए, कोई भी एटम में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल है। तो अगर कह रहा है कि सिंगली आयनाइज्ड नियॉन, तो नियॉन का मतलब हो गया 10, उसमें अगर एक चल भी जाएगा तो भी उसके पास बचेगा आपका 9 इलेक्ट्रॉन जो उसमें एप्लीकेबल नहीं है। पूछा था किसमें नहीं है तो 1 में तो नहीं है, 1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब 2 देख रही हो, 2 क्या बोलता है हाइड्रोजन, ठीक है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो उसमें तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, सही उसके लिए एप्लीकेबल है। अब आइए सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, अगर हीलियम में 2 होता है इलेक्ट्रॉन, उसमें एक चला गया तो बच्चा एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये ड्यूटेरियम में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, 2 होता है न्यूट्रॉन, ठीक है नहीं एक होता है न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन एक होता है तो प्रोटॉन तो एक ही होता है ना, इलेक्ट्रॉन तो एक ही होता है, तो इसमें एप्लीकेबल होगा। तो ऑप्शन 1 ही इसका राइट आंसर है, 1 को टिक कीजिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आया जाए बच्चे को दिखाया जाए। देखिए तो क्वेश्चन में क्या बोलता है कि the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 R2, ठीक है और R1 और 2 का रेशियो दे दिया है 1.5, ठीक है द थ्रू 1 केल्विन और इन रेशियो कितना होगा। तो आपको याद होगा पूछ रहा है कि हीट क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट पूछा था, आपको याद होगा फार्मूला ऑफ हीट, तो आपको याद होगा डेल्टा क्यू उसको बोलते थे, ये होता था MST, डेल्टा टी बोल के, ठीक है स्पेसिफिक हीट मास और टेम्परेचर, ठीक है ये फार्मूला होता है, ठीक है। अच्छा और दोनों ही कॉपर है, दोनों में एस सेम होगा, ठीक है एस सेम होगा, और टेम्परेचर और दोनों को जो टेम्परेचर रेस कर रहा है, ठीक है रेडिया अलग अलग है, तो बोल रहा है कि बताइए भाई तो क्या होगा। तो देखिएगा डेल्टा क्यू जो है ना डेल्टा क्यू जो है डेल्टा क्यू, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए बात हो रहा है, तो यही से बचा डेल्टा क्यू मास से होगा प्रोपोर्शनल, और मास जो होता है ना मास डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है डेल्टा क्यू वो होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है ये होता है डेंसिटी दोनों का फिक्स होगा क्योंकि दोनों ही कॉपर है। अब रहा वॉल्यूम, तो कितना होगा वॉल्यूम, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो है आपका प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम से, तो कितना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमको पता है दोनों कैसे है स्फेरिकल है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाँ बोला है स्फेरिकल, अगर बोला है स्फेरिकल तो इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम, पाई आर क्यूब, ठीक है। तो मानते हैं केस 1 केस 2 दोनों को हम लोग करके चेक कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू Q1 डेल्टा Q2 Q1 में 4/3 तो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, सिर्फ यही बचेगा जो इससे प्रोपोर्शनल होगा। हम कह सकते हैं कि आर क्यू से कैसा प्रोपोर्शनल है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इससे डायरेक्ट लिखिए, इसको लिखिए, तो केस 1 का हम लोग बोलते हैं R1, तो केस 1 का बोलते हैं R1, ठीक है, और केस 2 का बोलते हैं R2, इसका भी क्यूब इसका भी क्यूब, तो हम कह सकते हैं पूरी पर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन में R1/R2 देखिए क्वेश्चन में दे दिया है R1/R2 दिया हुआ कितना क्वेश्चन में 1.5 मैंने कितना होगा ये होगा 1.5, तो अगर ये होगा 1.5 इसको हटा के लाइए नीचे में 10 यहाँ के पावर क्यूब है, तो ये ऐसा हो जाएगा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2/3 नहीं कहते 9, ये हो 27, ये हो जाएगा 8, ठीक है 27 8। देखो तो कोई ऐसा ऑप्शन है 27/8, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर,
इसी के साथ आपका पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। 45 क्वेश्चन आपका आया था, सारा खत्म हुआ। आपने सब ने देखा कि सारा क्वेश्चन जो भी आया हुआ था वो सब आया हुआ था फार्मूला बेस्ड। मैक्सिमम कह सकते हैं 99% क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड। फार्मूला आता है, पढ़ा हुआ है, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो